नमस्कार दोस्तों, आज के इस यूट्यूब लाइव में आप सबका स्वागत है। और आज का ये प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत दिनों से पेंडिंग भी था। कई दिनों से मैं तो आज के इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। होपफुली आप सब आवाज़ आप सबको आ रही होगी। और मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट और इजिप्ट का जो पूरा ओवरऑल मेडिकल का काम देखते हैं और काफ़ी सारे चीज़ों को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। दीपेंद्र जी हमारे साथ हैं। दीपेंद्र जी, आपका स्वागत है आज इस प्रोग्राम थैंक में। यू मनीष जी। थैंक यू, सभी को नमस्ते। तो जी, तो कई सारे हमारे बच्चे थोड़े कंफ्यूज तो हैं, और धीरे-धीरे जो भी हम्म। जुड़ना चाहें या बाद में भी जो इस वीडियो को देखना चाहें, उन सबके लिए हम लोग जो प्लान किए कि इसको डिस्कस करते हैं एनएमसी ड्राफ्ट के इम्पैक्ट को कंट्री वाइज। क्योंकि ठीक है। काफी तरह के डिस्कशन हुए हैं इसमें, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक अगर है। इस ड्राफ्ट को गवर्नमेंट लाती है, तो उससे किस-किस कंट्री में क्या फ़र्क पड़ता है और क्या-क्या पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी इम्पैक्ट होते हैं, उन सबको हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। वैसे कोशिश ओके। तो यही है कि इसे कई कई तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस है कई कंट्रीज में। तो हम्म। उसके लिए कोशिश चल रही है कि हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई ये ड्राफ्ट में कम से कम पॉइंट इंप्लीमेंट हो या ज्यादा से ज्यादा बच्चों के फायदे के लिए हो। बट इन केस कुछ पॉइंट्स उसमें रहते हैं वैलिड, मान के गवर्नमेंट रखती है, तो किस पॉइंट से किस कंट्री का क्या फर्क पड़ेगा। तो आइए हम लोग कंट्री वाइज करके डिस्कस करते हैं। तो पहले कुछ सीआईएस कंट्री जैसे आर्मेनिया, फिर आपका जॉर्जिया, इन सब कंट्रीज के लेकर के डिस्कस करते हैं। ड्राफ्ट सामने में है स्क्रीन पे। और तो आप अपने एक्सपर्टीज को थोड़ा बताएं, उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते रहेंगे। ये एक पूरा ओपन डिस्कशन है, क्योंकि हम लोग अभी तक जितने भी लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग आपस में सब कंसल्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। बट पब्लिकली अभी तक किसी ने कुछ लाइव में, ताकि बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकें। इवन जो कंसल्टेंट भी चाहे हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। हम इस ग्रुप में डाल चुके हैं, अब देखते हैं जो जुड़ते हैं उनके क्वेश्चन आंसर हम लोग लाइव आंसर देना चाहेंगे, ताकि बच्चों को फायदा हो। क्योंकि ये वीडियोस बच्चे ज्यादा देखेंगे, पेरेंट्स ज्यादा देखेंगे। एसोसिएट्स और कंसल्टेंट्स ये तो हम लोग आपस में काफी डिस्कशन कर रहे हैं, काफी प्लान कर रहे हैं। तो लेट्स होप कि ये वीडियो से हम बच्चों तक, पेरेंट्स तक अवेयरनेस पहुंचा सके। तो दीपेंद्र जी, आप बता सकते देखिए, हैं अपना डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करें। थैंक यू मनीष जी, आपने काफी लंबा चौड़ा मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया। जी जी अ, जी। देखिए, किसी कंट्री पे हम लोग आते हैं तो पहले देख लें कि ये जो नया ड्राफ्ट आया है एनएमसी का, नेशनल मेडिकल कमीशन का, इससे पहले जो एमसीआई था, क्या उसमें उसके पास इस तरह से कोई प्रोविजन था या नहीं था। देखिए, इस ड्राफ्ट में, और अगर पुराने ड्राफ्ट जो
फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए एमसीआई ने निकाला था, स्क्रीनिंग टेस्ट से लेके एलिजिबिलिटी रेगुलेशन, ये सारे चीज में देखिएगा तो इस ड्राफ्ट में बस और बस 2-3 चीज फर्क लिखा गया है। और एक चीज जो सबसे बड़ा फर्क लिखा गया है, कोर्स ड्यूरेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, एक नया एड ऑन किया गया है इसमें, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा जो चीज इसमें कहा गया है कि आपका जिस कंट्री में आप पढ़ाई करने जा रहे हैं वहां पे आपका 10 इयर्स का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये भी एक नया एड ऑन है इस ड्राफ्ट में। तीसरा चीज जी जो इसमें एक चीज और एड ऑन किया गया है कि आपका सिलेबस उस यूनिवर्सिटी के जिस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हैं उसके वेबसाइट पे अवेलेबल होना चाहिए, वो सिमिलर आपके एनएमसी से होना चाहिए। ये जी एक नया एड ऑन है। ये 3 चीजें हैं। और जो जिस पे अभी हंगामा है कि 2 इयर्स का ही मतलब मतलब जिस साल से आप प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन पास करते हैं उसके 2 साल के अंदर ही आपको नेक्स्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज उसके बाद आपकी डिग्री वैलिड हो जाएगी। इस तरह के प्रोविजन पहले भी थे लेकिन उसको कोर्ट के माध्यम से हटा दिया गया है। और उसी जो इस ड्राफ्ट में एक और बात कही गई है कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट होंगे उनके नेक्स्ट वन में एक एडिशनल पेपर का एग्जाम लिया जाएगा, जिसका इन लोगों ने कहा कि प्री और पैरा क्लिनिकल की बात कही गई कि उनका एडिशनल उनके क्वालिफिकेशन को चेक करने के लिए, उनके नॉलेज को चेक करने के लिए रखा जाएगा। इस तरह की चीजें अभी भी चल रही है, जिस स्क्रीनिंग टेस्ट में ये चीज एग्जिस्ट अभी है। अब देखिए इसमें जो मेन समस्या है, अगर कंट्री वाइज कहा जाए कि दुनिया का कोई भी कंट्री जो मेडिकल एजुकेशन, मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई की बात करता है या पढ़ाता है, तो वहां पे देखिए इंसान तो एक ही है ना, चाहे हम इंडिया में रहें या यूएस में रहें या इजिप्ट में रहें या बांग्लादेश में रहें या नेपाल में रहें या सीआईएस कंट्रीज में रहें, इंसान का ह्यूमन बॉडी तो एक ही जैसा है ना। तो मेडिकल की पढ़ाई, एनाटोमी अलग तो वहां होगा नहीं, फिजियोलॉजी तो वहां अलग होगा नहीं, बायोकेमिस्ट्री वहां का अलग तो होगा नहीं। तो सिमिलर चीज होती है अगर वहां पे मॉडर्न मेडिसिन की पढ़ाई की जाती है तो ये तो आएंगे हम लोग धीरे धीरे। लेकिन इस ड्राफ्ट पे पहले बात करते हैं। इसकी ड्राफ्ट में एक चीज जो सबसे बड़ी चीज जो इसका सेक्शन 2 है, डेफिनेशन क्लॉज दिया गया है, अभी तक ये पहले नहीं था। ये एक नया वर्ड इसमें जोड़ा गया है, मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जब जिस कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हैं वो आप कब एलिजिबल होंगे, इस सेक्शन के हिसाब से आप मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में पढ़ रहे हैं। मॉडर्न मेडिसिन ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं? इंडिया में कई तरह के मेडिसिन की पढ़ाई होती है। एक एलोपैथ होती है जिसका डिग्री एमबीबीएस के तौर पे दिया जाता है, आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता है। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज की मैं बात कर रहा हूँ, पैरा 2, वो मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। डेफिनेशन ये कहता है, ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट इज द one who has acquired primary medical qualification in modern system of medicine in the country other than India। आप इसको समझिए, यहाँ पे मॉडर्न जी सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्यों लिखना पड़ा इस ड्राफ्ट में एनएमसी को? इसके पीछे वजह है, इसके पीछे बहुत बड़ा फिलॉसफी है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। आप पहले इसको समझने से पहले इंडियन मेडिकल सिस्टम को समझ लेंगे, तब आपको इसको समझने में बहुत आसानी होगा। ये क्लॉज और ये लाइन ये कहना चाह रहा है कि जैसे इंडिया में आयुर्वेद की पढ़ाई होती है, यूनानी की पढ़ाई होती है, होम्योपैथी की पढ़ाई होती है और मॉडर्न मेडिसिन की पढ़ाई होती है। हर देश में उसके अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन की पढ़ाई होती है। ऑलमोस्ट कंट्रीज एकदम में उस कंट्री के मॉडर्न मेडिसिन के अलावा वहाँ के ट्रेडिशनल मेडिसिन की पढ़ाई होती है। ठीक है। जी जैसे आप नेपाल में देख लीजिए, नेपाल में आयुर्वेद की भी जी। पढ़ाया जाता है। अगर कोई इंडियन इवन स्टूडेंट बांग्लादेश अगर में वहां भी होम्योपैथी, जाके यूनानी मेडिसिन ये सब पढ़ाई होम्योपैथी जाती है। यूनानी पढ़ाया जाता है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये शब्द जो लाया गया है मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ही आपको पढ़ना है। जो एफएमजी का डेफिनेशन दिया गया है उसमें मॉडर्न मेडिसिन स्पेसिफिकली यूज किया गया है। और ये क्यों जी यूज किया गया है कि बहुत सारे कंट्रीज में, इवन चाइना, इंक्लूडिंग चाइना, सीआईएस के कई कंट्रीज में, वहां पे उनके लोकल लैंग्वेज में पढ़ा के, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। तो आयुर्वेद में भी हमारे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है। जी उसके जी पढ़ाने का तरीका या जो उनके जो लैब के तरीके हैं वो अलग है इससे। जी तो जी इंडियन बच्चे, काफी बच्चे 2002 से पहले भी या 2002 के बाद भी इस तरह के काफी कॉलेजेस में जाके अपना एमबीबीएस की डिग्री की है, जहां पे वो जो एनएमसी जो कह रहा है कि जो सिलेबस होना चाहिए एक अनुरूप होना चाहिए। अनुरूप का मतलब ये नहीं होता कि कंप्लीटली मेरा ही सिलेबस आप अडॉप्ट कर लीजिए, इस चीज को समझना पड़ेगा। तो जो बच्चे अगर जाके वहां के ट्रेडिशनल, जैसे चाइना के जो बाइलिंगुअल कॉलेजेस हैं, यहाँ चला, लेकिन है तो वहाँ ट्रेडिशनल ना, हम्म, वहां के लिए तो ट्रेडिशनल ही था वो।
जी। लेकिन आपने वहां पे इंग्लिश में पढ़ाने के बच्चों के साथ बहुत सारे गलत राय की, अपना सिलेबस वहां इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो मेनली तो इंट्रोड्यूस जो किया गया था वो तो बाइलिंगुअल बाइलिंगुअल करके कोई वर्ड नहीं था चाइना में, तो बाइलिंगुअल लोगों ने बना दिया। एक्चुअली एक जगह इंडियन एम्बेसी बीजिंग ने इस वर्ड को यूज किया था, उसके बाद से ये फिर उसके बाद एमसीआई भी यूज कर लिया। इस तरह से तमाम देशों, इजिप्ट में भी है, वहां के ट्रेडिशनल मेडिसिन है, आपने जैसे कहा बांग्लादेश में, उसमें से अगर आप पढ़ के आते हैं तो आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के तौर पे एज ए प्रैक्टिशनर डॉक्टर आप लाइसेंस नहीं ले सकते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, आपको जब भी पढ़ने जाना है मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ही जाना है। ये डेफिनेशन बहुत क्लियर कट कर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूं, आपको देखिए जो दूसरी चीज कहा गया है डेफिनेशन में, मेडिकल एजुकेशन करिकुलम शैल बी commensurate with the MBBS curriculum prescribed by NMC। एनएमसी का जो कहना है कि आपका जो एमबीबीएस का सिलेबस हो नेशनल मेडिकल कमीशन के अनुरूप हो। इस पे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस में बच्चों को भेजा गया या बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं जहां पे मेडिकल के सिलेबस के हिसाब से, चाहे उस कंट्री के हिसाब से हो या डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, नहीं है, वहां नहीं पढ़ाया गया, लेकिन डिग्री वहां पे एमबीबीएस के बच्चों को दे दिया गया है। मैं पर्टिकुलरली उस कंट्री सबका नाम यहाँ पे नहीं अभी जिक्र करना चाहूंगा, इसलिए यहाँ एनएमसी को लिखना पड़ा कि आप जहां भी पढ़ने जाते हैं, जिस कॉलेज में जिस कंट्री में पढ़ने जाते हैं, तो एटलीस्ट आप इतना चेक कर लीजिए कि जिस कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हैं वहां जो चीज आप पढ़ने जा रहे हैं, जो एमबीबीएस का करिकुलम या सिलेबस है, एटलीस्ट कितना परसेंट सिमिलर है एनएमसी के सिलेबस के हिसाब से, कितना एक रूपता वहां पे आता है। अगर 70 से 75% भी एक रूपता आता है तो वो चीज वैलिड माना जाएगा। यहाँ 100% अगर एक रूपता की बात कही जाती तो फिर यहाँ पे लिखा जाता 100% शैल बी 100% commensurate with the MBBS curriculum prescribed by the NMC। यहाँ पे 100% नहीं लिखा गया है, इसलिए वर्ड का यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा आपको। एक रूपता की बात कही गई है, एक रूपता मतलब 100% कॉपी नहीं होता है, तो यहाँ पे परेशान बच्चों को होने की जरूरत नहीं है। अब इस डेफिनेशन के दो क्लॉज में आपने कंट्री वाइज कहा, कंट्री वाइज जहां भी ईसीआईएस कंट्री में, जहां यूक्रेन में अगर जिस कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उस कॉलेज का सिलेबस, मेडिसिन का सिलेबस, जो मेडिकल का सिलेबस है, अगर इंडिया के अनुरूप है, 70% भी अनुरूप है, तो उन बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है इस ड्राफ्ट से। और ड्राफ्ट में जो बच्चे एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, इसके शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट में, दे शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। तो ये एक ड्राफ्ट है और ड्राफ्ट को प्री मैच्योर्ड माना जाता है, बिल को भी प्री मैच्योर्ड माना जाता है। ये कंप्लीटली एक्ट और बिल रेगुलेशन बन के अभी नहीं आया, इस पे कमेंट मांगा गया है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज जो मैं बताऊं, ये इन्फोर्स कब से होगा ये ड्राफ्ट, अगर मान लीजिए कि ड्राफ्ट जैसे आया है वैसे के वैसे ही लागू हो गया, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, कोई भी इसमें अमेंडमेंट नहीं हो रहे हैं, ज्यों का त्यों अगर ड्राफ्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तब क्या होगा? तो पहले तो उन बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है जो 2020 और 21 सेशन तक एडमिशन ले लिए, क्योंकि ये ड्राफ्ट उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, लागू नहीं हो सकता है, उनको एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों के मन में होगा क्या पीछे से इसको लागू किया जा सकता है क्या? देखिए, पीछे से कभी भी कोई लॉ लागू किया जाता है तो उसको मेंशन किया जाता है, उसको मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो ये 99.9% पीछे से कोई लॉ को लागू नहीं किया जाता, एक्सेप्शनल केस में कुछ जगह पे ऐसे हुए हैं, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनको तो डरने की बात ही नहीं है, उन पेरेंट्स को इस ड्राफ्ट से डरने की बात ही नहीं है। जो नए बच्चे हैं, वो नए बच्चे इस डेफिनेशन, जैसे मैंने बताया, इस डेफिनेशन को जब भी कॉलेज ज्वाइन करे तो जो डेफिनेशन में जो करिकुलम के बारे में लिखा गया है, जिस कोर्स को आप करने जा रहे हैं उस कोर्स को वेरीफाई कर लें कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं वो मॉडर्न मेडिसिन पढ़ने जा रहे हैं, कि आपको किसी दूसरे मेडिसिन के नाम पे मॉडर्न मेडिसिन को बेचते हुए लोग आपको वहां पे एडमिशन करा रहे हैं, इसको आप सबसे पहले वेरीफाई कर लें। ऐसे केसेस कई बार हो चुके हैं, इसको लेकिन मीडिया में भी आई थी कि यूक्रेन में पूरे बच्चों को डेंटल में एडमिशन करा दिया गया, पूरा का पूरा ग्रुप को, और वहां जा करके फिर उसके बाद हमारे मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी इंटरफेयर करना पड़ा था। ये 2 साल पहले शायद ये घटना हुई थी। डेंटल में करवा देते हैं, आपके लैंग्वेज कोर्सेज में करवा देते हैं,
चाइना में भी लोग ले गए तो बहुत सारे सालों तक तो लैंग्वेज कोर्स करवाने जी, लगे थे। जी, तो जी, ये जी, सब घटनाएं घटी हैं, ये सब जी। मैक्सिमम घटनाएं घटी हैं, ये कोई नई चीज एक्चुअली ये नहीं है। ड्राफ्ट वो सब सारी कई घटनाओं के कंप्लेन का ही शायद आउटकम है, मतलब अचानक से बिल्कुल कुछ भी तो बिल्कुल। प्रकट नहीं होती। देखिए इस ड्राफ्ट में मनीष जी, देखिए एनएमसी जो ये ड्राफ्ट किया है ना, एनएमसी एक देखिए छोटा मोटा बॉडी नहीं है आज के डेट में, पूरी मेडिकल एजुकेशन, इंडिया के मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट कर रही है। और जी, जब वो रेगुलेट कर रही है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, और एनएमसी को बनाने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का वो यही था, जो मेडिकल एजुकेशन में, वो चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड अब्रॉड हो, उसमें जो करप्शन है, उसका जो क्वालिटी डाउन हुआ है, इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, करप्शन को कैसे खत्म किया जाए, और एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो कई रिकमेंडेशन और कई रिपोर्ट्स के बाद 2016 से गवर्नमेंट एक्टिव हुआ इस पे कि भाई इसको लागू करना है। कई रिपोर्ट्स हैं, मीडिया में पड़े हुए हैं कि यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कैसे अपना इंफेक्शन करवाते थे, कैसे जी, डॉक्टर गलत मरीज को रखते थे, कैसे मरीज गलत प्रोफेसर फैकल्टी मेंबर्स को रखते थे। ये सारी चीज मीडिया में है, इस पे चर्चा करना समय की बर्बादी है। अब जो इसका एक और जो अहम कड़ी है, पहले ड्राफ्ट कर लेते हैं, फिर कहाँ कहाँ पे आएगा तब बच्चों को भी समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए मैं एक नॉर्मल और एक आम पब्लिक कैसे समझ सकता है इस ड्राफ्ट को, उस हिसाब से मैं बताना चाह रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। जो इसका ड्राफ्ट का सेक्शन 3 है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लाइसेंसिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया की बात करता है। ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन के लिए नहीं बात करता है, ये प्रैक्टिस इन इंडिया की बात करता है कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, कौन सा डिग्री लेके आएंगे और किस शर्त में उस डिग्री को लेके आएंगे, जो आप इंडिया में एज ए प्रैक्टिशनर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो उसमें तो कोई बात नहीं, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये सारी चीजें। इसकी जो मेन मेन चीज है, जो 3-1 है, 3-1 में देखिए जो नॉर्मल चीज है, जो इंडिया में मेडिकल का जो नीट एग्जामिनेशन में जो एलिजिबिलिटी पूछा जाता है, जो आपकी क्वालिफिकेशन पूछे जाते हैं, जो आज का मिनिमम एज रिक्वायरमेंट पूछा जाता है, वही चीजें, इसमें कुछ नया चीज नहीं है। ठीक है, जो इसमें बड़ी चीज है, जो बड़ी चीज है वो है सेक्शन 3(1) का सी। इसमें लिखा गया है, पर्सन शुड हैव स्टडीड साइंस सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एज द कोर और मेन सब्जेक्ट इन द लास्ट 2 years of schooling or during graduation after schooling, which shall include practical test in these subjects। यहां पे एक चीज आपको मैं बता दूं कि जो अभी तक एडिशनल सब्जेक्ट को लेके जो बातें चल रही थी कि हम अगर एक जी, साल जी, में किसी साल में बायोलॉजी एडिशनल ले लिए हैं, उस चीज को ड्राफ्ट एडिशनल बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से ये ड्राफ्ट खारिज कर इनवैलिड कर रहा है कि आप टू एडिशनल इयर्स मेंशन कर सब्जेक्ट, दिया। आप जो भी इसमें सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, आप 2 साल जो +2 का आपका करिकुलम है, 2 years आपका रेगुलर बेसिस में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो एडिशनल सब्जेक्ट का जो अभी कोर्ट में चैलेंज हुआ है, अभी उसका डिसीजन, मेरे ख्याल से एक डिसीजन आया हुआ है, उसको मैं हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें कर दिया, एनआईओएस को इसमें से खत्म कर दिया गया कि जो बच्चे 10th के बाद डायरेक्ट एनआईओएस करके अगर एमबीबीएस करने चले जा रहे हैं उसको, ऐसे इसको एनएमसी भी किया था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी कर दिया था पहले, लेकिन कुछ सर्टेन केसेस में उसको लागू कर दिया गया था। उस एपिसोड पे हम लोग कभी करेंगे बाद में। उसका मैं सिंपली एक ब्रीफिंग में बता देता हूँ। अगर वो बच्चे जो +2 फेल हो गए हैं और तब उस केस में अगर एनआईओएस से वो पास करते हैं, उस केस में एनआईओएस वाली सिर्फ नेशनल एनआईओएस जो है, नेशनल ओपन स्कूल, वही वैलिड है, स्टेट ओपन स्कूल वैलिड नहीं होगा। जी, ये जी, जी, एलिजिबिलिटी का मेंशन है। किया था। अब जी, जी, इसका जो तीसरा पैरा है, तीसरा 2, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, और बच्चों को जो इस साल से बच्चे जाएंगे एडमिशन लेने, अगर ये ड्राफ्ट लागू हो जाता है तो वो उसमें उनको किन किन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। इसमें दूसरा एक दिया है, ये तो इंडियन बच्चों के लिए दिया गया, लेकिन इंडियन सिटीजन जो अब्रॉड में रहते हैं उनके बच्चे वहीं से +2 करते हैं और वहीं से किसी कंट्री में जाके अगर एमबीबीएस कर लेते हैं, ठीक है, तो उनको भी एज ए जो इंडियन पहले किया गया है सारी चीजें, उनको नीट क्वालिफाई उनको भी करना पड़ेगा, उनके मिनिमम 12 years जो हायर सेकेंडरी का एजुकेशन स्टैंडर्ड है उसको भी पास करना पड़ेगा।
और अगर ग्रेजुएशन, चूंकि बहुत देशों में ग्रेजुएशन भी होता है, अलग अलग एलिजिबिलिटी होता है, जैसे यूएस में जाएंगे तो 10+3 का है, बहुत कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में भी 10+3 का रिक्वायरमेंट होता है। तो सबको देख के इस ड्राफ्ट को डिजाइन किया गया है। तो उनको भी यही कहा गया कि अगर आप बाहर से, इंडियन सिटीजन है, कोई बाहर में है, उसका बच्चा वहीं से +2 पास कर रहा है और वहीं से किसी कंट्री में जाके आउट ऑफ इंडिया एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी भी एलिजिबिलिटी एज ए इंडियन जैसे ही बनेगा। वही चीज इसको कहा गया, लेकिन इस पैरा को स्पेसिफिकली इसमें इस बार ऐड किया गया है सेक्शन 3(2) के तहत। अब सेक्शन 3(2) के तहत 2-3 बातें और कही गई है जो महत्वपूर्ण है। सेक्शन 3(b) में यह कह दिया गया है कि अगर आप इंडिया से बाहर कहीं भी पढ़ने जाते हैं तो पहली शर्त है, पहली शर्त कि वो एमबीबीएस कोर्स +2 के बाद अगर आप एलिजिबल है एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए, एलिजिबल का मतलब अब इतना बताने की तो जरूरत नहीं, इतना तो जो भी एमबीबीएस के बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो समझ सकते हैं कि एमबीबीएस जी में जी जी एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्या होगा। जो एलिजिबल है उनके लिए +2 के बाद ये कहा गया है कि आप मिनिमम उसी देश में या उसी कॉलेज में जाके पढ़िए जहां पे मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन आपका 4.5 ईयर्स का हो, मीन्स 54 मंथ्स का हो। ये प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन, इसमें इंटर्नशिप नहीं है अभी। मतलब मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन आपका 4.5 ईयर्स का होना चाहिए, प्लस 12 मंथ का रोटेशनल क्लिनिकल इंटर्नशिप होना चाहिए। ठीक है, उसी डिग्री को हम मानेंगे। ठीक है, ये आपका ये पूरी तरीके से कह दिया है सेक्शन 3 का, सेक्शन 3(2) का बी। लेकिन इसमें एक और है, दूसरी शर्तें। दूसरी शर्त ये लगा दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति 4 साल, बहुत सारे देशों में 4 साल के भी एमबीबीएस होते हैं, जो मैक्सिमम अभी जो बच्चे जा रहे हैं 4 साल वाली ड्यूरेशन वाली प्रोग्राम में, वो है आपका फिलीपींस। दूसरे कैरेबियन कंट्रीज के काफी देश हैं जहां पे बच्चे 4 इयर्स करने जा रहे हैं, 4 इयर्स उनका ड्यूरेशन है एमबीबीएस का। तो अभी जो बच्चे जहां पे मैक्सिमम है, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं बाद में। जहां पे बच्चे बहुत कम जाते हैं, या जैसे यूएस है, यूके है, इस सब की बात, चर्चाएं बाद में हो सकती हैं। लेकिन हम अभी इस पे बात कर रहे हैं जहां पे बच्चे मैक्सिमम है, या मैक्सिमम मैक्सिमम बच्चे जाना चाहते हैं और जाते हैं 4 इयर्स प्रोग्राम में। 4 इयर्स प्रोग्राम जी में जो मैक्सिमम क्लासेस ड्यूरेशन वो कंट्रीज है, वो फिलीपींस है और कैरेबियन कंट्रीज है। इसमें जो बड़ी बात कही गई है, इसमें कही गई है 4, यहाँ पे person has undergone minimum of 4 years, 48 months of theoretical and practical training for acquisition of primary medical qualification, undergraduate medical training MBBS in English, इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। और जी लेकिन यहाँ पे अब लिखता है आफ्टर ग्रेजुएशन। आफ्टर ग्रेजुएशन, ये शब्द इंपोर्टेंट है, आफ्टर ग्रेजुएशन। लॉ जी जी में शब्दों का इंटरप्रिटेशन होता है। आप लिटरल एकदम मीनिंग में लिटरेचर की तरह लॉ को आप नहीं पढ़ सकते हैं। लॉ में एक एक वर्ड का इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। जो यहाँ वर्ड है जो लिखा गया आफ्टर ग्रेजुएशन, मैं फिर इसको पढ़ देता हूं। पर्सन हैज अंडरगॉन मिनिमम ऑफ 4 इयर्स, 44 months of theoretical and practical training for acquisition of primary medical qualification, undergraduate medical training MBBS in English after graduation, and with practical clinical training conducted by physically। यहाँ पे भी मनीष जी बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप जी जी कि जी या जो हमारे जो फिजिकली स्टूडेंट होता है। सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स जी सुन जी रहे हैं, after graduation and with practical training, practical clinical training conducted physically, conducted physically, physically शब्द किसी वजह से, इसके मेंशन कर, पीछे भी वजह है, इसलिए पीछे वहां पे बहुत बड़ी लिखा वजह गया है। है। इसलिए वो लिखा गया है कि ट्रेनिंग कंडक्टेड फिजिकली विथ अन एडिशनल 12 month इंटर्नशिप या क्लिनिकल क्लर्कशिप after qualifying the country where the medical qualification has been awarded। ये जो सेक्शन 3(2) का बी का और है, ये अपने आप में कई चीजों को बयां कर दे रहा है। पहला चीज कि अगर 4 इयर्स कोर्स में अगर आप पढ़ने जाते हैं तो वो कोर्स तभी वैलिड होगा जब आप ग्रेजुएशन के बाद पढ़ने जाएंगे, +2 के बाद वो वैलिड नहीं होगा, पहली चीज।
दूसरा चीज जो इससे निकल के आता है कि आफ्टर एंड विथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंडक्टेड फिजिकली, कैरेबियन के कई ऐसे देश में पिछले 3-4 सालों में देखने को मिला है कि वहां पे एडमिशन हुआ, क्लिनिकल रोटेशन कहीं और पे घर बैठे ही बच्चों को करा के, या किसी किसी दूसरे देश में जहां पे क्लिनिकल रोटेशन का राइट्स, लीगल राइट्स नहीं है, गवर्नमेंट उसको अप्रूव नहीं करता है, फिर भी लोग करा के दे दिए हैं या बच्चे कर रहे हैं। ये कंप्लेन्स हैं। यहाँ जी पे जी फिजिकली कंडक्टेड जो लिखा गया है, कंडक्टेड फिजिकली, इसके पीछे वजह है, हमें समझना पड़ेगा। तो हमको, मुझसे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे कंट्री में जब जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन करके आपको जाना पड़ेगा इस ड्राफ्ट के हिसाब से। ड्राफ्ट जब अगर ये लागू होगा पॉसिबल तो क्या होगा, जी अभी हम इस ड्राफ्ट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको वहां पे जो आप क्लिनिकल जो रोटेशन होता है वो फिजिकली आपको करने पड़ेंगे, प्लस 4 साल के बाद उस कंट्री में आपको 12 मंथ्स का इंटर्नशिप करना पड़ेगा, ठीक है। जी। ठीक है। ये ड्राफ्ट को अब समझना बच्चों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है दीपेन जी, मैं इसलिए कई कई बच्चे कंफ्यूज होते होंगे कि ये ड्राफ्ट को अगर आप समझेंगे तभी इसके फॉर या उसके अगेंस्ट में खड़े हो पाएंगे। कई लोग ड्राफ्ट खराब है बोल रहे हैं, बट उसको समझ के बोलने और एक सिर्फ तोते की तरह बोल देना कि भाई सब बोल रहे तो हम भी वही बोलेंगे, ये सही नहीं है। तो बच्चों नहीं, को बिल्कुल आप समझाने ड्राफ्ट के, समझिए, पेरेंट्स को पहले समझाने के पढ़िए, लिए जी, समझिए, तो और उसके उसको बाद फिर लीगल अपना तरीके से रिएक्शन दीजिए। समझना बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है। एक एक तो शब्द, बच्चे अगर एक एक इसको शब्द। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको जानना ज़रूरी है किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि कल अगर क्वेश्चन आता है उनको कि भई आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप इसको क्या समझे? तो उनके सामने वो बस वो मतलब भोले वाले बच्चे नहीं बन जाए कि मुझे मेरे एजेंट ने बोला तो मैं आपको भेज दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे जो नहीं, बच्चों डॉक्टर को बन रहे हैं समझना वो पड़ेगा, एजुकेटेड होना चाहिए। बस तो यही हमारा बच्चों को ये वीडियो समझना बनाने पड़ेगा। का यही टारगेट है। बच्चों को डराना नहीं है, किसी पेरेंट्स को डराना नहीं है, किसी को ऊपर नीचे नहीं दिखाना है। मेन है उनको एडुकेट करना कि अगर ये ड्राफ्ट इंप्लीमेंट होते तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है। जिसके खिलाफ या जिसके फॉर में वो अपना मेल करें, एग्जैक्टली, प्रोटेस्ट करें, जो करना है करें। बिल्कुल। और इसका सी, मनीष जी, इसका सी एक बात करता है, प्राइमरी क्वालिफिकेशन टू बी ऑब्टेन इन फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन shall include theoretical classes, practical clinical training and 12 months compulsory rotating internship clinical clerkship, ठीक है। अब इसमें एक चीज है, commensurate with the rotation internship in India which shall include hand on training in clinical subject of community, उसमें सब्जेक्ट की बात है, इसमें मैं आता हूँ। इसमें ये जो सेक्शन सी का उसका सी कह रहा है, सेक्शन 3(2) का सी, वो ये सिर्फ बताना चाह रहा है कि आप जिस भी कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, देखिए तीनों में तीनों सेक्शन सिमिलरली चल रहा है, और तीनों चीज में जिस चीज पे एनएमसी का ड्राफ्ट में जिस पे जोर है, जिस जी, चीज को बताना चाह रहा है बच्चों और पेरेंट्स को, वो बोल रहा है कि आप पढ़ने से पहले अपनी चीजों को वेरीफाई कर लीजिए। बस वेरीफाई कर लीजिए, कोर्स ड्यूरेशन वेरीफाई वेरीफाई कर लीजिए, कोर्स किस कोर्स में आपका एडमिशन हो रहा है वो वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। आप जहां पढ़ने जा रहे हैं क्या वहां सच में थ्योरेटिकल क्लासेस होते हैं उसको वेरीफाई कर लीजिए, क्या वहां पे क्लिनिकल क्लासेस होते हैं, वो ट्रेनिंग होते हैं उसको वेरीफाई कर लीजिए, क्या वहां पे इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप क्लर्कशिप दोनों सिमिलर वर्ड है, कहीं पे क्लर्कशिप यूज होता है, कहीं पे इंटर्नशिप यूज होता है, लेकिन यहाँ यहाँ पे पे मेंशन किया है क्लर्क, क्लिनिकल क्लर्कशिप, ओनली नॉट यहाँ जस्ट पे क्लर्कशिप, क्लिनिकल क्लर्कशिप मतलब हैंड्स ऑन यस, एक्सपीरियंस। हाँ, क्लिनिकल क्लर्कशिप की जो बात कही गई है, ये सारी चीज आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। अब आप जैसे इसमें सब्जेक्ट लिखा गया है, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं मैं। फिलीपींस की बात, चूंकि फिलीपींस में मैक्सिमम है, तो फिलीपींस की एक आपको एग्जांपल देता हूं। फिलीपींस में अभी तक 4 इयर्स का कोर्स है, +2 के बाद बच्चे बीएस के बाद वहां 4 इयर्स कोर्स ज्वाइन करते हैं। और चैड के उनके जो रेगुलेटरी बॉडी है वहां पे चैड, उसके रेगुलेशन के हिसाब से सेक्शन 6(2), एग्जैक्टली 6(2) ही है, हाँ 6(2) ही है। उसमें ये कहा गया है कि एमडी प्रोग्राम 4 इयर्स का होगा, और फाइनल ईयर मीन्स 4 ईयर, 4th ईयर में आपको गायनेकोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्शन गायनी, पेडियाट्रिक्स में आपका समथिंग 1,000 समथिंग कुछ आवर्स का उसमें कहा गया कि आपका वहां पे रोटेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है क्लिनिक, अब इस हिसाब से अगर मान लीजिए अभी तक ये माना गया है कि 4th ईयर में ही फिलीपींस में इंटर्नशिप होता है,
तो 4th ईयर में जो इंटर्नशिप होता है तो उनके बाय लॉज के हिसाब से सिर्फ 4 सब्जेक्ट मेंशन है उसमें। वो सब्जेक्ट 4 ही सब्जेक्ट है, मेडिसिन है, उसके बाद आपका ऑब्स एंड गायनी है, पेडियाट्रिक्स है, सर्जरी है, यही जी, सब्जेक्ट है। जी। और मतलब ये यहाँ 12 पे सब्जेक्ट ये नहीं। और ये सेक्शन कहता है जो जितने भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, और इलेक्टिव में सारे कुछ नन इंटर्नशिप का क्लिन पार्ट होना चाहिए। अब होता है, ये सब जगह होता है सर, जी, वही जी। हर जगह होता है। ऐसी चूंकि इंटर्नशिप का मतलब होता है कि बच्चे जो प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन का जो डिग्री ले लेते हैं तो उन बच्चों का एक्सपोजर आना, वहां से बच्चे अपने स्पेशलाइज सब्जेक्ट को चूज करते हैं, जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट है उसको ज्यादा ध्यान से देखना शुरू करते हैं। तो आपको तो जाना पड़ेगा सब चीज में। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखे गए हैं इंडिया में, कम्युनिटी मेडिसिन में आपको इंटर्नशिप होना, ट्रेन मतलब उसमें आपकी ड्यूटी होनी चाहिए, जनरल मेडिसिन में ड्यूटी होनी चाहिए, साइकेट्रिक्स में ड्यूटी होनी चाहिए, पेडियाट्रिक्स में होना चाहिए, जनरल सर्जरी में एनेस्थेसिया, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, इंक्लूडिंग एमपीआर, ये सारी चीजें जो है ये तो होता ही है, इंटर्नशिप में सब जगह भी होता है। लेकिन फिलीपींस में आपको इंटर्नशिप का प्रोविजन है, जो चेड का रूल है, जो उनका रेगुलेशन है, उसका सेक्शन 11 का 1-2 सेक्शन वहां पे 1 ईयर इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। तो मेरे ख्याल से वहां इंटर्नशिप में ये सारे सब्जेक्ट आ जाते होंगे, जी। क्योंकि जहां भी इंटर्नशिप होगा ये सारे सब्जेक्ट को आपको कवर करना ही पड़ेगा। ये देखिए देखिए, एक वहाँ दो के मैंने सब्जेक्ट। लोकल लोकल स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया था और मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, फिलीपींस के ऊपर, जहाँ पर वहाँ के लोकल बच्चों का क्या सिलेबस है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, उसको लेकर के मैंने पूरा बनाया था, विद प्रूफ भी मैंने दिया था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी दिखाए थे, और स्टेट के सब पूरे उसमें ही लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है। बट देखिए, चीजें क्या है ना, इंटरप्रिटेशन को लेकर के तो दुनिया में आज टेररिज्म से लेकर के बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई है कि सिर्फ इंटरप्रिटेशन गलत कर लेते हैं लोग चीजों का। तो यहाँ पर भी बिल्कुल। क्या है, एक इंटरप्रिटेशन क्लियर अगर मेंशन भी है, कुछ चीजों को जब आप किसी लॉ को या किसी रूल्स को पढ़ते हैं, आपको एज अ होल पढ़ना पड़ता है। किसी एक पर्टिकुलर लाइन को पढ़ करके ये लिखा है, ये लिखा है बोलने से नहीं होता। तो वहां पर एक सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 11 नंबर पॉइंट पे अलग चीज लिखी है, 9 नंबर पे अलग, दोनों को जोड़ करके पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। कई लोगों ने क्या किया है, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था, कई बार अवेयरनेस को लेकर मैं किया कि लोगों ने दिमाग में लगा दिया 3 साल का मेडिकल प्रोग्राम है और 1 साल का इंटर्नशिप है, इससे छोटा प्रोग्राम तो हो ही नहीं सकता वर्ल्ड में। जबकि उस समय भी वो गलत थे, और आज तो अब अगर ये ड्राफ्ट उस चीज को एक्सप्लेन कर रही है, नहीं देखिए नहीं, ड्राफ्ट आपको पास जैसे हो या ना हो, जी, ड्राफ्ट पास हो या देखिए ना हो, लेकिन ये क्लैरिटी जरूर दे दे रही है कि भाई क्या है, कोर्स का मतलब क्या होता है, थ्योरी का मतलब कोर्स क्या होता है, ड्यूरेशन, और देखिए इस इंटर्नशिप का ड्राफ्ट मतलब। में पहली दफा कोर्स ड्यूरेशन की बात कही गई है। जी, जी, इसके जी, पहले कोर्स ड्यूरेशन की बात किसी ड्राफ्ट में नहीं कही गई थी। हाँ, ये कुछ जी, कोर्ट केस फाइंडिंग्स में जरूर आए थे 2002 में, वो जब यूएसएसआर था, डिवाइड हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें उसमें लिखी गई थी कोर्स ड्यूरेशन के सिलेबस के बारे में। बहुत सारे बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद भी चले जा रहे थे रशिया एमबीबीएस करने। तो वो सारे चीजें कोर्ट ऑब्जर्वेशन में आया, लेकिन एमसीआई जब था तो इस तरह से कोर्स ड्यूरेशन को लेके कोई रूल नहीं बनाया। लेकिन टाइम टू टाइम ये चीजें कोर्ट के माध्यम से या बाद में कई मेडिकल काउंसिल्स ने, स्टेट मेडिकल काउंसिल्स ने कोर्स ड्यूरेशन के बारे में नोटिफिकेशन जरूर किया है। लेकिन इस ड्राफ्ट में स्पेसिफिकली मिनिमम 4.5 ईयर्स या मिनिमम 4 ईयर्स कोर्स ड्यूरेशन के बारे में मेंशन किया गया है। और जी। इसको करने के पीछे एनएमसी ऐसे ही नहीं कर दिया होगा, क्योंकि एनएमसी के एक लीगल टीम होगा, वो मिनिस्ट्री से अप्रूवल करना, उसको पता है कि हम इस ड्राफ्ट को डाल रहे हैं, तो डाल रहे हैं तो इसमें पब्लिक कमेंट्स क्या आएंगे, कैसे आएंगे, सारी चीज उसको पता होगा। इसके फीडबैक कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, सारी चीज आएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज डाला गया है, उनके पास आधार होगा डालने के लिए और डाला गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर जो भी दुनिया का देश अमेरिकन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को ऑप्ट किया है या उसको फॉलो करता है, तो आपको ये मानना पड़ेगा ना कि अमेरिका में भी 4 ईयर्स के बाद, ठीक है ना, वहां इंटर्नशिप किया जाता है। उसको रेसिडेंसी भी कहते हैं, क्लर्कशिप भी कहते हैं, अलग अलग कॉलेज अलग अलग यूएस के स्टेट्स में अलग अलग कहे जाते हैं। ये बहुत क्लियर कट एसीएफएमजी पे भी लिखा हुआ है, कई जगह इन चीजों को लिखा गया है। तो वहां भी तो इंटर्नशिप होता है, तो आप कैसे कर सकते हैं कि कोर्स ड्यूरेशन में इंटर्नशिप है? ये स्टेटमेंट अपने आप में चौंकाने वाला है। और बच्चे क्यों नहीं, वहां पढ़ने वाले बच्चे भी क्यों नहीं देखे, फिर यहाँ आने के बाद इंडियन मेडिकल काउंसिल अगर रजिस्ट्रेशन दिया है तो क्यों दिया है, फिर मेडिकल काउंसिल उसको अप्रूव करे। अगर दिया है तो मेडिकल काउंसिल को इस पे रिग्रेट करना पड़ेगा, इस तरह की चीजों में। इसलिए ड्राफ्ट के माध्यम से सारी चीज को लाने की कोशिश की गई है।
इसलिए इसमें स्पेसिफिकली कोर्स ड्यूरेशन लिखा गया है। कोर्स ड्यूरेशन लिखा गया है, किस कोर्स में जाए स्पेसिफिकली कोर्स को लिखा गया है, आपकी एलिजिबिलिटी को तय किया गया है, ये सारी चीजें लिखे गए हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो चीज आता है, जो सबसे कंट्राडिक्टरी है, सबसे इस ड्राफ्ट का सबसे कंट्राडिक्टरी जो चीज है, दो चीजें हैं। एक चीज है मेरे मेरे हिसाब से, मेरे इंटरप्रिटेशन से, जो सेक्शन 3(2) का ई क्लॉज ई है, वो इसमें कहता है द रजिस्ट्रेशन इन दैट कंट्री शुड बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 10 years, एटलीस्ट 10 years। ये चीज, ये आपको वहां का किसी भी देश में, जैसे हम लोग करते हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है, कई देशों में रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन हैं कि फॉरेन नेशनल को रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। मेरे ख्याल से मिडिल ईस्ट के ऑलमोस्ट कंट्रीज में रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है। आपको जो मतलब बांग्लादेश में, मुझे पता नहीं, बांग्लादेश आप करते हैं, आपको पता होगा, वहां भी रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है। बांग्लादेश, नेपाल, इन सब जगह भी रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है। इवन इंडिया से भाई अगर कोई डॉक्टर बन के जाए, वहां पर जाके प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्ट्रेशन ले सकता है, टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता नहीं है, नहीं नॉट नहीं, देखिए लाइफ नहीं, दो चीजें हैं, दो बातें यहाँ पे है। हम लोग नेपाल में भी, आप नेपाल की जहां तक बात कर रहे हैं, जी नेपाल में जी जो फॉरेन नेशनल पढ़ाई करते हैं, उनको जैसे इंडिया में कोई फॉरेन नेशनल पढ़ाई पढ़ाई करता है एमबीबीएस, तो उसके इंटर्नशिप में 1 year का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, ठीक है। जी नेपाल में भी कोई बच्चा, अगर इंडियन बच्चा मान लीजिए नेपाल में पढ़ाई कर रहा है, इंटर्नशिप वहां से कर रहा है, तो इंटर्नशिप के 1 year के ड्यूरेशन के लिए उसको, जो वहां का नेपाल मेडिकल काउंसिल है, वो 1 year का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देता है। ये जी यहाँ पे 1 year ही है, उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू नहीं कर सकता है, नेपाल में भी। जी इवन इंडिया में भी सेम रूल है। और आप जो जी बात कर रहे हैं मनीष जी, कि विजिटिंग प्रोफेसर या विजिटिंग डॉक्टर्स को देना, वो एक अलग सेगमेंट है, वो एक अलग जी जी चीज जी, है। वो भी एक अलग जैसे वो सेगमेंट एकदम। इंडिया में भी अगर मान लीजिए मेदांता किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाता है किसी देश से, तो मेदांता एक रिक्वेस्ट करेगा एमसीआई को कि भाई हम XYZ डॉक्टर्स को इस कंट्री से बुला रहे हैं, उनके यहाँ उनका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये स्पेशलाइज्ड है, हमें प्रोविजनल इनका रजिस्ट्रेशन चाहिए। एमसीआई सेटिस्फाइड, सारी कंडीशंस को सेटिस्फाइड होने के बाद ये उनको 11 महीने का प्रोविजनल आपको देता है। लेकिन वो देता डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ मेदांता के जिस डिपार्टमेंट के लिए आया है, उसी में काम करेगा, उसी जी, हॉस्पिटल्स में काम करेगा, किसी दूसरे डिपार्टमेंट्स में नहीं जा सकता है, किसी दूसरे हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकता है। अगर अपना अपना ये चेम्बर पता नहीं खोल चलता सकता। है, वो अगर पता अपना चल चेम्बर जाए खोल के नहीं एमसीआई, बैठ सकता। एग्जैक्टली वापस नहीं कर सकता है। तो विजिटिंग डॉक्टर्स और विजिटिंग प्रोफेसर के लिए ये रूल्स है, ये लगभग ऑलमोस्ट हर कंट्री में है। नेपाल में भी है, जी बांग्लादेश में भी है, इजिप्ट में भी है, जी मेरे ख्याल से चाइना में भी है, ये हर कंट्री में। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटर्नशिप में नेपाल में भी आप 1 year के बाद, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बाद, आप उसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जी तो ये अपने आप में एक काफी मतलब कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है और कंट्राडिक्टरी पॉइंट्स हैं जो एनएमसी ने रेज किया है। और मेरे ख्याल से लगता है कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो भी जाता है ये ड्राफ्ट, तो ये जो पॉइंट है ये कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, और इसकी कोई भी मतलब वैलिड पॉइंट एनसीआई के पास नहीं होगा कि जिसको जी। आर्गू कर पाए कोर्ट में। तो मेरे ख्याल से ये कोर्ट में 1 से 2 हियरिंग का काम है इस पॉइंट पे, ठीक है। सार्क कंट्री में तो ये चीज पॉसिबल भी बहुत मुश्किल से ही है, कि सार्क कंट्रीज में, क्योंकि जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पर नेपाल में पीपी कोइराला का एक जो बोला जाता है कि भाई वो वहां का एम्स और इंडियन गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, तो उनको तो देखना भी पड़ेगा कि वहां पर बच्चे जब जा रहे हैं तो उनकी मतलब उनका प्रैक्टिसिंग का स्ट्रक्चर के साथ एजुकेशन स्ट्रक्चर को तो नहीं नहीं मनीष जी, मैं एडजस्ट कर नहीं मनीष जी, एक सकते। एक जी एक चीज मैं बता दूं, ये जो आप कह जी रहे हैं ना, एम्स और बीपी कोइराला जो जी जी वहां पे धारान में है, जी जी ये नो डाउट इसको एम्स ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंडेड किया था, जी उसको बनाया गया। और 2011-12 तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ईयर 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, ओके बीएचयू और एम्स के कोलैबोरेशन में बीपी कोइराला को चलाया गया। फैकल्टी जी एक्सचेंज आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से होते थे और एम्स दिल्ली से होता था। जी उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन एम्स कंडक्ट करता था, उसके सारे पेपर्स एम्स चेक करते थे, सारे चीज था। लेकिन बाद में 2012 के बाद या 11 के बाद इसको पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ नेपाल को डेडिकेट कर दिया गया।
अब उसमें इंडिपेंडेंट है। बीपी कोइराला में इंडियन कोई भी तरीके से, हाँ बिल्डिंग हॉस्पिटल सारे डेवलप इंडियन गवर्नमेंट ही किया है, लेकिन अब जो हम्म, वहां के पूरी के पूरे सिस्टम जो रेगुलेट होता है, अब वो होता है नेपाल गवर्नमेंट से और एनएमसी से। उसका चाहे एग्जामिनेशन हो, चाहे करिकुलम हो, चाहे एग्जामिनेशन के बाद जो कॉपी चेक होता हो, कुछ भी होता हो, वो सब अब नेपाल गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है। ठीक है, जी तो बीपी कोइराला का ये चीज है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को ये जी लगता है जी, कि इसको लेके एमसी चलाता है, हमें एमसी हमें चलाता लगता है, है एमसी। दीपेन जी, हम लोग को इस टाइप के बहुत सारे और भी प्रोग्राम करने पड़ेंगे, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं लीगल डाउट्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये सारे जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना, नॉर्मल पेरेंट्स ये नहीं समझ पाते हैं, बट कुछ पेरेंट्स जरूर ये सब समझना चाहते हैं और उनको ये सब रिसोर्सेज नहीं मिलते। मुझे अभी भी कई कॉल्स आते हैं हमारे वीडियोस को देख करके, मैं जो हम लोग ड्राफ्ट को लेकर डिस्कस करें सामने रख करके पढ़ रहे हैं, और चीजों को एक एक लाइन बाय लाइन पॉइंट बाय पॉइंट उसके इम्पैक्ट को पढ़ रहे हैं, इस टाइप से लोग नहीं समझाते। लोग आते हैं बोलते हैं ये गलत है, आप इसको प्रोटेस्ट करो, खत्म बात। अरे ठीक है, प्रोटेस्ट हम भी करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन इसको समझ के करने से वो पेरेंट्स वो स्टूडेंट्स भी अवेयर रहेंगे कि इनकेस अगर बुरा भी होता है तो कितना बुरा होता है उनके साथ, और क्या बुरा बिल्कुल। होगा, और लॉजिकली वो भी स्टैंड कर पाएंगे ना। अब जैसे 10 साल का आपने पूरा बताया कि भाई 10 साल का प्रोविजन हम इंडिया में इतने सारे कंट्री से पढ़ने आते हैं, मेडिकल पढ़ने आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं, नेपाल से भी आते हैं, नीट का एग्जाम दे करके ओसीआई होल्डर या फिर एनआरआई स्टूडेंट भी आगे कर सकते हैं। उनको भी, जब वो दूसरे पासपोर्ट होल्डर है, उनको भी तो 10 साल का ये प्रैक्टिसिंग का लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। तो फिर सेम नहीं चीज मनीष जी, गवर्नमेंट, ओसीआई वाले को मिलता है, क्योंकि ओसीआई वाले इंडियन सिटीजन है। ओसीआई नहीं, मैं ओसीआई एनआरआई की को भी नहीं, मैं मिलता है। अदर हाँ, पासपोर्ट वाले बोल रहे पीआईओएस, हो, अदर पीआईओएस और पासपोर्ट। फॉरेन नेशनल, पीआईओएस और फॉरेन फॉरेन नेशनल, नेशनल। नॉन हाँ इंडियन जितने भी हैं, हाँ, जिनको बिल्कुल तो उनको तो वो मिलती नहीं है रजिस्ट्रेशन 10 साल की। तो फिर आप बिल्कुल। कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेम चीज, भले वो किसी भी कंट्री का हो। और रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम कंट्रीज में वहां का लोकल एग्जाम दे करके मिलता है। मैक्सिमम कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज एक्सेप्शन है, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीज में आप 5 साल के, जैसे इंडिया में भी अब से नेक्स्ट एग्जाम जब आ जाएगा, इंडिया के बच्चे को भी रजिस्ट्रेशन तभी मिलेगा जब वो नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 क्लियर करेगा। अभी तक क्या था भाई, अपना कॉलेज में पढ़िए, कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करिए, आप डिग्री लीजिए, उसको लेके रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अलग से एग्जाम देने की जरूरत नहीं थी, जो कि अब से इंडिया में भी हो जाएगी। तो एग्जैक्टली। तो ये चीजें थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी कि भाई ड्यूरेशन को फिक्स करना 10 साल है, 5 साल है, 100 साल है, इस पे कोई लॉजिक होनी चाहिए गवर्नमेंट की। वो कोई एक रैंडम नंबर नहीं हो सकता कि 10 साल वैलिड कर दो, 5 साल वैलिड कर दो, या क्यों 1 साल वैलिड कर दो। नहीं तो इस देखिए, पे इसमें दो दो नहीं दो 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 तरह की बातें हुई इसमें। जो रजिस्ट्रेशन देने वाली बात है, अभी तक जो एनएमसी बिल आया है, ठीक है, एनएमसी के पास कई पावर्स हैं उस बिल में, आगे क्या क्या वो ड्राफ्ट लाती है, क्या क्या बिल लाता है, किस सेक्टर के लिए लाता है, वो तो देखना अभी बाकी है। लेकिन ये जी रजिस्ट्रेशन की जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे आप यूके ले लीजिए, यूएस ले लीजिए, फिर आप कनाडा ले लीजिए, तो अगर कोई भी फॉरेन नेशनल्स को वो 10 इयर्स या 5 इयर्स या लाइफ टाइम अगर रजिस्ट्रेशन देता है, तो उनका एक प्रोविजन है जी कि आप आइए मेरे यहाँ का, यूएस में जाइए तो यूएसएमएलई का जितने भी स्टेप्स हैं रजिस्ट्रेशन तक जाने में, वो सारे आप क्वालिफाई कीजिए। यूके ने बनाया कि आप भाई प्लैब के जितने भी हमारे पार्ट हैं उसको क्वालिफाई कीजिए। आपको जी। कनाडा में भी टेस्ट है, जिसको उस टेस्ट का नाम मैं भूल, लेकिन कनाडा में भी है। अब तभी सवाल हम है, अलग से एग्जाम है। अब सवाल है कि इंडिया में कोई आदमी, मान लीजिए बांग्लादेश का कोई सिटीजन जो डॉक्टर है, वो आके एग्जिट एग्जामिनेशन देना चाहता है, क्या वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। जी, और जब डायरेक्ट तो नहीं उसको देख आप सकते। एग्जिट एग्जामिनेशन में बैठने नहीं देते हैं, कोई रशिया का डॉक्टर आके एग्जिट एग्जाम में बैठेगा? नहीं बैठेगा। तो फिर आप उसके लाइसेंस कैसे देंगे? जैसे जी एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, अगर मिडिल ईस्ट अगर कहता है कि अगर हमारे यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको, मिडिल ईस्ट में मतलब आपको दुबई भी कहता है, बहरीन भी कहता है, ओमान भी कहता है, ठीक है ना, अबू धाबी भी कहता है, अबू धाबी मीन्स सॉरी सऊदी अरेबिया भी कहता यूएई, है, इजिप्ट भी यूएई, कहता है कि आप, यूएई। आपको मैं दूंगा, आप आइए मेरे यहाँ प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन वो ऐसा नहीं, वो सबके लिए खोला हुआ है। इंडिया से भी अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर या मास्टर किया हुआ डॉक्टर अगर मिडिल ईस्ट में, इवन इजिप्ट में भी वो अगर नौकरी करना चाहें, तो उनके गवर्नमेंट के द्वारा एग्जाम है, उसको पास कीजिए, वहां का गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देता है, आप प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन क्या ये इंडिया में है? इंडिया में अभी तक तो नहीं है। आने वाले समय में क्या होगा वो ना मुझे पता है ना आपको पता है। जी जी।
जी जो एकदम। होगा उसके ऊपर हम लोग फिर रिएक्ट करेंगे, लेकिन अभी नहीं है। नेपाल में प्रोविजन नहीं है, बांग्लादेश में प्रोविजन नहीं है, सीआईएस में भी ये प्रोविजन नहीं है, चाइना में भी ये प्रोविजन नहीं है जी ना? तो ये जी। सारी चीजें तो है। तो ये चैलेंजेबल है, और इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान होने वाली चीज नहीं है। जब हम, क्योंकि देखिए लॉ हमेशा नेचुरल जस्टिस पे चलता है, और ये पूरी पूरी चीज दिख रहा है कि आप किसी के नेचुरल जस्टिस को, राइट टू इक्वलिटी को, या फंडामेंटल राइट्स को आप डायरेक्टली वायलेट नहीं कर सकते। ये एकदम। पॉलिसी मेकिंग में नहीं आता है सर। पॉलिसी मेकिंग में इसमें कई पॉइंट है अगर जब जिसमें अगर मतलब आसान भाषा में बच्चों को समझने के लिए बोला जाता है कि अगर ये पॉइंट अगर ड्राफ्ट में मान लीजिए वैलिड कर देता है कि नहीं इसको मानना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता इंडिया के बाहर कोई पढ़ ही सकता, मतलब इट इज एज गुड एज स्टॉपिंग कि इंडिया से बाहर कोई ना पढ़े। तो 10 फिर साल की आपके पास रजिस्ट्रेशन तो कोई देती ही ऑप्शन नहीं बहुत है। से, कुछ कुछ बहुत कंट्री कम हो आपको बच जाए जाएंगे। एक, बहुत बस बचा, यूके बच बहुत कम जाएगा, कंट्री में। यूएस बचेगा। अगर आप वहां पे जाके वो उनके प्लैब और यूएसएमएलई निकाल सकते हैं तब आपको मिल पाएगा। जी जी फिर जी जी। आपको जो ये मिडिलिस्ट कंट्रीज हैं, अ, फिर मतलब बच्चा जो, इंडिया से बाहर जाके पढ़ेगा, वहां का रजिस्ट्रेशन ले लेगा, तो 90% बच्चे लौट के तो नहीं आएंगे देश में। ये चीजें तो देखिए उस आपको मैं तरफ चली आपको जाएगी। मैं आपको बताऊं, एक फैक्ट बता हम्म, रहा हूं, पता नहीं कितने लोग जानते हैं। जी मिडिलिस्ट का जो लाइसेंस एग्जामिनेशन होता है, जी। वो एग्जामिनेशन आपको 2011 से पहले इंडिया में भी होता था। अच्छा, उस किसी को एग्जामिनेशन आइडिया को नहीं था। 2011 के बाद मिडिलिस्ट गवर्नमेंट, दुबई गवर्नमेंट ने, ठीक है, उसको पूरी तरह से दुबई मतलब अपने देश में कर दिया। उस एग्जामिनेशन को आप देखिए ध्यान से, कि इंडिया से अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से पास आउट बच्चे भी अप्लाई कितने करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो देश, अगर मैं मिडिल ईस्ट की ही बात कर रहा हूँ, मिडिल ईस्ट कंट्री के जो अरबिक कंट्री है उसी की बात कर रहा हूँ, अगर जहां पे बच्चों को मिल जा रहा है लाइसेंस और वो बच्चा वहां चला जा रहा है, आपके देश में क्यों आएगा भाई? क्योंकि जी आपसे अच्छा सैलरी उसको वहां पे मिल रहा है, आपसे अच्छा रिस्पेक्ट वहां उसको मिल रहा है, आपसे जी अच्छा लाइफ स्टाइल वो जी रहा है? जी जी जी, एकदम आपसे सही बात अच्छे है। तरीके से सेफ एंड सिक्योर्ड है, तो क्यों आएगा आपके पास, जो देश उसको अगर 10 साल के लिए दे देगा तो? हम्म। सिंपली आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, चाइना अगर अलाउ कर देता है कि भाई ठीक है आप मेरा एग्जाम पास कर लीजिए, मैं 10 साल को आपको दे दूंगा परमानेंट रजिस्ट्रेशन। मुझे नहीं अब लगता बच्चे चाइना यहाँ छोड़ के लौटते कोई, कौन आएगा भाई? हैं। जी। अब बताइए मुझे, कोई आएगा? लाइफस्टाइल तो अच्छी ही रहती है वहाँ पर कई बच्चों की। तो एक लाइफ स्टाइल भी होता है। तो ये जी सरासर, इसमें पैनिक होने वाली कुछ बच्चे जरूरत नहीं है। जो बच्चे अगर अपना प्लान कर रहे हैं, उनको 10 साल के रजिस्ट्रेशन वाली चीजों में बहुत ज्यादा चीज नहीं है, वो चाहे किसी कंट्री के लिए हो, चाहे जी नेपाल हो चाहे इंडिया हो। और मजेदार चीज ये है कि जिस कंट्री में आपका मतलब एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है, जी। जिस कंट्री एक्सचेंज से आप प्रोग्राम बच्चों को बुलाते हैं और उस कंट्री में आप बच्चों को भेजते हैं, दोनों साइड तो फिर एकदम। उस दोनों साइड का, ठीक है ना, रेसिप्रोकल है, दोनों तरफ आता जाता है। तो उस हम्म, कंट्री में आप कैसे स्कॉलरशिप में भेजेंगे भाई? जब आप तो मानेंगे ही नहीं। दोनों गवर्नमेंट के बीच में एमओयू करके बैठे हुए हैं। एकदम जैसे अभी बांग्लादेश में सार्क कोटा में 22 से 24 बच्चे अभी फ्री में पढ़ने हाँ, जाते हैं, इंडिया से सेलेक्ट होते हैं। बिल्कुल। तो डेफिनेटली ये फ्री में, इसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट और उनकी डिस्कशन हुई आज नहीं बहुत पहले कि भाई इस तरीके से हम, और ये सिर्फ सार्क कंट्री, हर कंट्री से कुछ बच्चों को बुलाया जाता है। तो अगर गवर्नमेंट मना बिल्कुल कर देती भाई हम उसके इस चीज को नहीं मानते हैं, तो पहले तो उनको जाके सार्क सम्मेलन में बोलना पड़ेगा कि भाई हम आपकी डिग्री को ही नहीं मानते, या आपके यहाँ पढ़े हुए डिग्री को बच्चे नहीं को मानते। डिग्री को। तो फिर वो तो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और इंटरनेशनली बहुत ही एक डिस्प्यूटेड चीज हो जाएगी मेरे ख्याल नहीं से। तो तो होगा ना। ये आप अरे नहीं नहीं मनीष जी, आपको एक चीज याद दिला दूं, जो जी स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। लास्ट ईयर सऊदी अरबिया ने पाकिस्तानी डिग्री को इनवैलिड कर दिया। जी। डॉक्टर्स को इनवैलिड तो नहीं, पाकिस्तान के मेडिकल डिग्री का डिग्री को इनवैलिड कर दिया। ठीक है, सुना था तो मैंने। इंटरनेशनल लेवल पे आया। तो या तो हम्म इनवैलिड ही आप कर दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए आप डायरेक्टली कि मैं इस कंट्री की हम्म डिग्री को मानूंगा ही, क्योंकि आपके इस चीज को तो मान ही नहीं रहा है ना। 10 ईयर्स हम्म, वहां है नहीं, तो 10 ईयर्स बच्चे अपने घर में तो बना नहीं सकते हैं। एकदम। आप इसी किसी जो मन में आया वैसा, तो ये इसमें बच्चों को परेशान होने वाली चीज नहीं है। ये आने वाले समय में भी लागू नहीं हो सकता है। ठीक है हम्म। ना? इसमें एक चीज और है जिसको इजी आम भाषा में कहिए तो ट्रांसफर को ये रोक दिया है ड्राफ्ट। जी और ये कोई नई एकदम। चीज इसमें नहीं कही गई है। ये पहले भी नई रुका चीज हुआ नहीं था, कही गई बीच है। में एक स्पेशल केस में सुप्रीम कोर्ट के एक रूल के बाद थोड़ा सा फिर ट्रांसफर स्टार्ट हुई थी।
और ट्रांसफर को लेकर के काफी कंट्रोवर्सी रहती है। आज भी मैं देखा कई लोग इस ड्राफ्ट को लेकर वीडियो बनाया, उन्होंने सिर्फ ट्रांसफर पे ही फोकस किया है कि सर ट्रांसफर तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ट्रांसफर तो होना ही चाहिए, ट्रांसफर ये होना चाहिए। लेकिन मैं बहुत ही थोड़ा सा अजीब मानता हूँ कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री मैं ट्रांसफर होती है, फर्स्ट ईयर में अगर बच्चा लैंग्वेज सीख करके सेकंड ईयर में दूसरी कंट्री में कैसे ट्रांसफर ले सकता है? तो समहाउ कुछ तो अंदर में गड़बड़ होती है, वरना ट्रांसफर का चीज थोड़ा देखिए, कंट्रोवर्शियल तो है। कंट्री टू कंट्री ट्रांसफर तो कुछ हद तक मुझे समझ में आता है। कंट्री टू कंट्री ट्रांसफर मतलब विद इन कंट्री ट्रांसफर समझ विद इन में आता कंट्री, है, यस विद इन कंट्री विद समझ इन में आता कंट्री। है जी। और लेकिन लॉजिकल भी है कि वन क्रेडिट कंट्री टू ट्रांसफर। अनदर कंट्री ट्रांसफर, ये मुझे सही में नहीं समझ में आया। भाई आपके हर चीज बर्बाद हो गया। और जो चीजें जो इस पे कमेंट आ रहा है, देखिए कमेंट और जो वीडियो या जो लोग भी बना रहे हैं इस तरीके की चीजें, जन्मसिद्ध अधिकार है, ट्रांसफर जी आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। एकदम। ट्रांसफर आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, उसमें आप नेचुरल जस्टिस का राइट नहीं ले सकते हैं। हाँ, चीजें आ गई, कोर्ट में आर्गुमेंट हुआ, चीजें हुई, उसके बाद ऐसा नहीं कि जो कोर्ट ने वो प्रेसिडेंट है। लेकिन आप ये बताइए कि इंडिया का लड़का रशिया में जाके अगर ट्रांसफर लेता है, क्या पढ़ेगा वहां? एकदम। रशिया का जो एमबीबीएस करने वाला लड़का इंडिया में ट्रांसफर लेता है, उसको उसको क्या समझ में आएगा? तो ये जो बातें ट्रांसफर ट्रांसफर हो रहा है ना, ऑनेस्टली मैं सेम बताऊं सिलेबस ही नहीं है तो कि फिर कहाँ से ट्रांसफर? और ऐसे ऐसे भी ट्रांसफर बहुत होते हैं, सारे देशों ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एक कंट्री का अलग है, दूसरे कंट्री का अलग है, उन दो कंट्री के बीच में ट्रांसफर हो जाती है। लैंग्वेज अलग है, नहीं, मैं आपको ट्रांसफर हो जाती है। इंटरनेशनल 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 स्टैंडर्ड क्या होता है ट्रांसफर का, वो भी मैं बताता हूं आपको। जी जो आपने बोला कि बहुत सारे लोग के वीडियो में ट्रांसफर पे ही ज्यादा जोड़ है और उसी पे जोड़ है, क्योंकि आपने ट्रांसफर को ही देखा है और सारी चीज आपको नहीं पता है कि हिस्ट्री क्या रही है 2002 से पहले का, एमबीबीएस अब्रॉड का, 2002 के बाद का, 2007 के बाद का, 2011 के बाद का, 2016 के बाद, 2018 के बाद और 2021 के बाद। आपको हिस्ट्री नहीं पता है। आपने जो चीज सुना, जो चीज देखा, उसी के बारे में आप बना दिए। पढ़ने की कोशिश हम लोगों ने किया नहीं। और ये हम लोग की बहुत पुरानी आदत है, पढ़ना कौन चाहता है? दो ठो आपसे सुनेंगे, दो ठो हम किसी और से सुनेंगे, तीन ठो कोई और से सुनेगा, और एक कंपाइल करके कुछ बना देगा, वो चलते रहता है, प्रमोशन हो जाएगा, पैसे लगेंगे। तो इस तरह की चीजें चलेंगी, चलते रहती है। मैं जो बता रहा था आपको, कई कंट्री तो ट्रांसफर के बदौलत चल रहे हैं। कई कंट्री ट्रांसफर के बदौलत चल रहे हैं। एकदम सही तो बात है। फिर वो तो करेंगे ही। तो ट्रांसफर अभी के हिसाब से, इस ड्राफ्ट के हिसाब से आपको वैलिड नहीं है, आप ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं। जिस कॉलेज में आप पढ़ाई करना एडमिशन लेते हैं, उसी कॉलेज से आपको पूरी कोर्स ड्यूरेशन और इंटर्नशिप करके आना पड़ेगा। ये ड्राफ्ट आपका सेक्शन 3(2)D कहता है, ठीक है। जी तो जी इसमें जो चीजें हैं, देखिए इसमें जो एक दो 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 चीजें हैं इसमें। एक तो ट्रांसफर आप नहीं ले सकते हैं। जी दूसरी जो बात कही जा रही है वो ये बात है इसमें कि इंटर्नशिप, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसी कंट्री से करके आ सकते हैं। देखिए इंटर्नशिप एक प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन का सेकंड पार्ट होता है, जिसमें आपका एक्सपोजर की जरूरत होती है, ठीक है ना। डिजीज पैटर्न उसमें समझते हैं बच्चे, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में कैसे लिखा जाता है उसके बारे में समझते हैं, पेशेंट से कैसे हैंडलिंग करना है उसके बारे में समझते हैं, क्रिटिकल केयर के बारे में समझते हैं। तो इंटर्नशिप वाली जहां तक चीज है, जैसे आपको मैं बताऊं, आज से 6-7 साल पहले ये चीज मुद्दा नेपाल में उठा था। क्योंकि नेपाल का मैं इसलिए जिक्र कर दे रहा हूं कि नेपाल और इंडिया काफी सिमिलरली, उनके सिलेबस, करिकुलम या जो भी रूल्स बुक्स रेगुलेशन है वगैरह 98% सिमिलर है। कॉमन बुक्स सिमिलर है। पर सेम राइटर के तो बुक्स पढ़ते हैं। सेम राइटर के बुक्स वगैरह सब कुछ, बांग्लादेश में भी वही चीजें हैं। जी तो वहां पे आया कि इंटर्नशिप जिस कंट्री में इंटर्नशिप है, एनएमसी नेपाल मेडिकल काउंसिल ने एक रूल लाया कि जिस कंट्री में, जिस कॉलेज में इंटर्नशिप है, आप वहां से इंटर्नशिप करके आइए, तब हम आपकी डिग्री को मानेंगे। उसके पहले इंडिया जैसे ही रूल था कि आप वहां से एमबीबीएस कर लीजिए, यहाँ नेपाल में आके एनएमसी पास कीजिए, इंटर्नशिप दे लीजिए। एनएमसी नेपाल मेडिकल काउंसिल ने कहा कि नहीं भाई नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। फिर वहां पे सवाल आया कि ठीक है, बहुत सारे ऐसे देश है जहां पे इंटर्नशिप नहीं है। बहुत सारे देशों का मतलब जो इंडिया फॉलो किया था कि भाई सीआईएस कंट्री का इंटर्नशिप हम नहीं मानेंगे, तो नेपाल भी कहा था कि हम नहीं मानेंगे।
तो वहां पे हुआ कि उन देशों से, चूंकि रशिया से बहुत बच्चे पढ़ के जाते हैं नेपाल में, यूक्रेन से बहुत बच्चे पढ़ के जाते हैं नेपाल में, बेलारूस से बहुत बच्चे पढ़ के जाते हैं नेपाल में, तो हुआ कि भाई इनके लिए क्या किया जाए। तो एक कोर्ट रिट फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि देखिए, जहां पे इंटर्नशिप की प्रोविजन नहीं है, वहां से बच्चे अगर पढ़ के आते हैं तो आप यहीं पे इंटर्नशिप की उनकी व्यवस्था कीजिए, और जहां पे इंटर्नशिप है वहां पे आप इंटर्नशिप करके आइए, तभी आपकी डिग्री वैलिड होगा। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि नेपाल से चाइना जाने वाले जो बच्चे थे ना, वो सडनली रुक गए। एक इंटर्नशिप का साल भी बहुत फीस लगती थी उनकी, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। इंटर्नशिप काफी लगता है। अब सवाल है कि इस पे ये इंटर्नशिप इसलिए चैलेंजेबल हो सकता है कि भाई ये प्राइमरी मेडिकल डिग्री का हिस्सा सेकेंडरी है। क्योंकि आप देखिएगा इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट और आप कितने वीक्स विजिट किए उसका एक अलग सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपके एमबीबीएस के सर्टिफिकेट के साथ नहीं रहता है। ठीक है, तो हम इवन इंडिया में ये रूल है, इंडिया में रूल है, जब इंटर्नशिप रेगुलेशन पढ़ेंगे आप, कि कोई भी बच्चा, इवन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बच्चा अगर इंटर्नशिप करना चाहता है एम्स में जाके, तो वो लीगली कर सकता है, बशर्ते बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उसको एनओसी दे और एम्स में इंटर्नशिप करने का जगह हो। ठीक है ना? जगह नहीं होगा तो कहां से रखेगा? एमसीआई की वेबसाइट पे, अभी एनएमसी में मैंने नहीं देखा, अलग से इंटर्नशिप करने वाले हॉस्पिटल का लिस्ट अलग है, एंड नंबर ऑफ सीट फॉर इंटर्नशिप इज मच मोर देन एमबीबीएस। मतलब एमबीबीएस कॉलेज के अपने इंटर्नशिप सीट तो हैं, बट ऐसे कई हॉस्पिटल है जो इंटर्नशिप कर सकते हैं आप जहां पर जाकर के। वो मेडिकल कॉलेज नहीं है, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज नहीं है, लेकिन वहाँ इंटर्नशिप वैलिड है, वहां जाके सिर्फ आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स है, जैसे आर्मी के हॉस्पिटल्स भी उसमें इंक्लूड है, रेलवे हॉस्पिटल से इंक्लूड है। तो ये चीज है। अब आपको मैं बता दूं, बहुत कम लोग, इवन आप यहां से इंडिया से प्राइमरी मेडिकल डिग्री लेने के बाद अगर मैं चाहता हूं, मान लीजिए एक एग्जांपल कि मैं एमबीबीएस स्टूडेंट हूं, मैं बांग्लादेश से हूं, मैं आया इंडिया में पढ़ने, मेरी एडमिशन XYZ किसी इंस्टीट्यूशन में हो गया, मैं 4.5 साल यहाँ पढ़ा, मैं कहा कि अब इंटर्नशिप यहाँ नहीं करूंगा, मैं इंटर्नशिप जाके अपने यहाँ करूंगा। अब बताइए वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा? इसका जवाब है वो इंटर्नशिप वैलिड होगा। और किसी को इसका एग्जाम्पल चाहिए, प्रूफ चाहिए, तो मेरे पास कम से कम 15 से 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं। म्यांमार के बच्चे हैं, बांग्लादेश के बच्चे हैं, श्रीलंका के बच्चे हैं, भूटान के बच्चे हैं। उनको कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए कि उनको जाना पड़ा, फिर जाके अपने कंट्री से आए, फिर वहां से जो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट था लेके आए, यहाँ सबमिट किए, और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ने उनको डिग्री अवार्डेड किया। तो ये सब जानना पड़ेगा आपको। तो इंटर्नशिप वाली चीज में भी परेशान नहीं होना है, ये वापस आ जाएगा। ठीक है, ये वापस आ जाएगा। इंटर्नशिप इंडिया में करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वरना फिर ये गवर्नमेंट ने जो लिस्ट बनाया है ये कि इंटर्नशिप हॉस्पिटल अलग से, इस लिस्ट बनाने का तो कोई फिर लॉजिक ही नहीं है ना। अलग से एनएमसी के वेबसाइट पे मेंशन ही किया हुआ था कि भाई इतने सारे हॉस्पिटल में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, और इंटर्नशिप भी एक काइंड ऑफ मेडिकल सर्विस है। आज के जमाने में इंडिया में डॉक्टर्स चाहिए, अगर ये सारी चीजें करे तो इंडिया से डॉक्टर दूर भगाने की कोशिश हो गई है। तो अगर इंटर्नशिप भी, अगर एमबीबीएस में, अगर बच्चे एमबीबीएस में इंटर्नशिप नहीं करें जी, तो बस थ्योरेटिकल नॉलेज तक सीमित रह जाते हैं। आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के, इंडिया में ही डॉक्टर से बात कीजिए, 4th ईयर स्टूडेंट या 4.5 या मतलब फाइनल प्रॉफ वाले बच्चे से बात कीजिए, उससे पूछिए इंटर्नशिप का इम्पोर्टेंस क्या है। सर कई तो बोलते हैं कि बोलते हैं मैं पढ़ाई शुरू किया इंटर्नशिप में, उससे पहले तक तो मैं बस आपको डिजीज पैटर्न, प्रिस्क्रिप्शन लिखना, बच्चों को देखिए, दो चीज हैं आपको एक तो समझिए क्यों ऐसे होता है। इंडिया में इंटर्नशिप से पहले हॉस्पिटल वार्ड के में राउंड होते हैं, ये पता है सबको, 3rd ईयर से शुरू हो जाता है। लेकिन आप ध्यान दिए होंगे, आप जब ध्यान दिए होंगे तो उसमें क्या मिला होगा कि जो वो 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर के या फाइनल प्रॉफ के बच्चे हैं, वो सिर्फ डॉक्टर के पीछे पीछे चल रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वरशिप बोलते हैं, ज्यादातर बोलते हैं। नहीं, उसके पास राइट नहीं है, उसके पास पेशेंट को टच करने का भी राइट नहीं है। एकदम एकदम। क्यों नहीं है? कि उसके पास अगर उससे किसी प्रकार की अगर कोई घटनाएं घट गई, कोई इंसिडेंट हो गया,
तो डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उसके तो साथ जो है। वो हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। एकदम एकदम एकदम। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि इंटर्नशिप में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन क्यों दिया जाता है। क्या अब आप रिस्पॉन्सिबल हो कुछ गलत कर रहे हो तो? आप वहां नहीं, अब आप रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आप पढ़ाए एकदम। हो, फाइनल कंप्लीट, अब वो ट्रेनिंग में हम्म, बच्चा है। तो एकदम। इसलिए बिना, इवन इंडियन बच्चों को है, बिना प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन के इंटर्नशिप में उनको घुसने नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसीलिए इंटर्नशिप तो में आप अभी तक एफएमजी एग्जाम पास करके ही इंटर्नशिप का ऑप्शन दिया गया है, ताकि उसको प्रोविजनल एग्जैक्टली रजिस्ट्रेशन दे सके। अगर इंटर्नशिप इतनी अलग ही चीज रहती, सब कुछ इतना आसान रहता, तो एग्जाम के बाद इंटर्नशिप करने का मौका, सब आगे इंटर्नशिप ऐसे ही कर लेते। क्योंकि इंटर्नशिप इंटर्नशिप में के तो आपको ऐसे ही बहुत रिक्विजिट, बहुत सारे प्री इंटर्नशिप में रिक्विजिट्स। इंटर्नशिप में आपको सर्जरी करने का राइट मिल जाता है, प्रिस्क्रिप्शन लिखने का राइट मिल जाता है, पेशेंट को डायग्नोस करने का राइट मिल जाता है। आपके साथ अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए, पूरी हॉस्पिटल उसके लिए आपके साथ खड़ा होता है, इसलिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। आप समझ गए ना। तो इंटर्नशिप में बच्चे, ये कई चीजें होंगी, बहुत ऐसे देश है जहाँ के क्लाइमेट अलग होता है, डिजीज पैटर्न अलग है, बहुत सारे डिजीज है जो इंडिया में नहीं है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट में अलग अलग डिजीज है, अलग अलग चीजें हैं, ये सारी चीज चलते रहते हैं, ये जी। चीज तो है कि नहीं। तो ये अब चीज आते हैं चलेगा। आखिरी पॉइंट्स पे। मोस्ट ऑफ द पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लास्ट में सिर्फ कंट्री वाइज किस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हल्के में से चले। लास्ट पॉइंट जो ठीक है। लेकर के सारे बच्चे और सारे कंसल्टेंट जिसके अगेंस्ट में आए हैं, वो 2 ईयर वैलिडिटी फॉर नेक्स्ट और एफएमजी, जिसको लेकर के भी काफी कंफ्यूजन है। बच्चे जो सब, जो हर बच्चों को इम्पैक्ट कर रहा है वो शायद ये, और वो 10 साल वाला ही पॉइंट है। तो 10 साल वाला तो एक बहुत इजीली हम लोग डिस्कस कर पा रहे हैं कि बहुत मुश्किल है इसको रख पाना। ये 2 साल वाले को रखने को लेकर के पहले भी ऐसा हुआ है कि 3 बार वैलिडिटी मिलती थी एफएमजी एग्जाम वालों को, फिर कोर्ट केस लड़के उसको अनलिमिटेड किया गया। तो अभी भी इसको जो नेक्स्ट एग्जाम को अगर 2 साल की वैलिडिटी, मतलब 4 अटेम्प्ट, 2 साल की वैलिडिटी भी अगर है तो 4 अटेम्प्ट की वैलिडिटी दे रहे हैं। इस पे क्या हम लोग ओपिन कर सकते हैं, बच्चों को क्या समझना चाहिए इस पे? देखिए आप मनीष जी, अपना इसमें ये जो लास्ट पैरा है इस ड्राफ्ट का, जिसमें दो चीजें कही गई है। एक तो ये कहा गया कि आपको 2 साल का अटेम्प्ट इसमें नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। ठीक है ना, दो विद इन साल 2 years ऑफ कंप्लीशन ऑफ द एमबीबीएस हम्म, अब्रॉड, 2 years लिखा गया है, ठीक है ना। फोर एकदम एकदम। अटेम्प्ट विद इन 2 years, 4 अटेम्प्ट विद इन 2 years नहीं लिखा गया है, याद रखिएगा 2 years लिखा गया है। एक ये पॉइंट है। दूसरी पॉइंट है, जो एफएमजी हैं, एकदम जो एकदम फॉरेन टाइम लाइन मेडिकल दिया गया, उसके ग्रेजुएट, बाद आप अटेम्प्ट जितना भी ले हाँ, सकते for foreign medical हैं। graduates, step 1 will be include an additional paper to assess the knowledge of pre और para clinical, मतलब उनके एक अलग से उनको चेक किया जाएगा, अलग से, जिसमें प्री और पैरा क्लिनिकल में वो क्या पढ़े हैं, ठीक है ना। अब इसके पहले इस पे बात कर लेते हैं हम कि ये 2 years का क्या है, ठीक है। 2 years पहले था, 2002 में जब स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन बना तो 2 years था, बाद में वो था, 3 अटेम्प्ट था। फिर उसको कोर्ट में केस हुआ, कोर्ट ने उसको इनवैलिड किया, फिर उसके बाद अनलिमिटेड हो गया, जो अभी तक चला आ रहा है। अब इसमें इतने एनएमसी जो ड्राफ्ट बनाया है, ऐसे आसानी से तो नहीं बना दिया है, उसको ऐसा तो नहीं कि ये सारी चीजें पता नहीं होगी। जी। यहाँ पे देखना ये है कि ये ड्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ अभी एफएमजी के लिए आया है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए आया है। नेक्स्ट का एग्जामिनेशन पैटर्न, नेक्स्ट स्टेप 1 स्टेप 2 कह दिया गया है। स्टेप ऑफिशियली एनएमसी ने, या जो भी जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी होगा, ये अभी तक ये नोटिफाई नहीं किया है कि नेक्स्ट का एग्जामिनेशन कैसे लिया जाएगा। सिर्फ एनएमसी बिल सेक्शन 15 के तहत ये कहा गया है कि फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन नेक्स्ट होगा, बस इतना ही कहा गया है। और नीचे में ये कहा गया है कि समय समय पे जो जरूरत पड़ेगी, कंपिटेंट अथॉरिटी उस तरह से आपको नोटिफाई या रेगुलेशन बना सकते हैं। तो पहली चीज, ये ड्राफ्ट फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए आया है, लेकिन इंडियन बच्चों के लिए क्या होगा ये अभी क्लियर नहीं है। क्या इंडियन बच्चों के लिए जो अनलिमिटेड दिया होगा, जा रहा है, ये तो कहीं जो अभी तक होगा आया नहीं है। यूनिफॉर्म होना जरूरी है, जो भी हो। नहीं ये यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए नहीं, मेरे ख्याल से, आप ये हम एक पक्ष की बात कर रहे हैं, एक पक्ष की बात जी। कर रहे हैं। अभी ये चीज हमारे सामने तो आया नहीं है ना, कि इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट, ठीक है, उनके लिए नेक्स्ट का जो एग्जाम होगा, ठीक है, उनका क्या, उनके एक ही एग्जामिनेशन में प्री और पैरा क्लिनिकल को ऐड किया जा रहा है, जो इनसे एक्स्ट्रा लिया जा रहा है।
ठीक है। उस हम्म, एग्जामिनेशन का, फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा? वो जी एग्जामिनेशन साल में 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा? इसकी कोई पैटर्न अभी तक नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन इस पे नहीं है। एग्जामिनेशन एमसीक्यू पैटर्न में होगा, कितने ऑब्जेक्टिव होंगे, कितने उसमें सब्जेक्टिव होंगे, कितने उसमें प्रैक्टिकल होंगे, ऑफिशियली कुछ नहीं आया है। तो जब बहुत सारे ऑफिशियली, डिस्कशन है बट ऑफिशियली अभी तक ऑफिशियली कुछ कुछ नहीं। नहीं आया है, अगर मान एक और लीजिए, चीज है, एक और चीज है इसमें उन्होंने लिखा है कि विद इन 2 years ऑफ कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड। अगर कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड में क्या वो इंटर्नशिप को लेकर के मान रहे हाँ हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऊपर अगर वो नहीं नहीं, इंटर्नशिप को सेक्शन, लेके मान रहे हैं तो सेक्शन फिर बी, तो नेक्स्ट वन के बाद ही तो इंटर्नशिप देना होता है, करना नहीं होता है नहीं एज नहीं पर इंडिया नहीं में नहीं, जो। आप नहीं नहीं नहीं, आपको ये कह दिए कि आप इंटर्नशिप करके आए, इंटर्नशिप वैलिड है भाई। बस, और जहां या पर इंटर्नशिप नहीं है तो उनकी तो खत्म ही बात हो जाएगी। देखिए, ये इंटर्नशिप तो सब जगह है, रशिया में भी इंटर्नशिप होता है, यूक्रेन में भी इंटर्नशिप होता है, ठीक है ना? वहां पे आपको बेलारूस में भी होता है। मैंने जो नेपाल वाली बात कही थी, नेपाल में आर्गुमेंट कोर्ट में इंडिया को दिखा के कह दिया गया था। एग्जैक्टली वहां तो होता है ना, वहां के डोमेस्टिक बच्चे करते हैं साहब। जब आप हम्म 2002 का सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग पढ़ेंगे, एमसी एमसीआई वर्सेस एमसीआई हम्म वर्सेस रशियन डॉक्टर फेडरेशन एसोसिएशन करके नाम है, उसमें हम्म पूरी फैक्ट लिखा गया है किस कंडीशन में सीआईएस कंट्री के, यूएसएसआर के कंट्रीज को, कंट्री का मतलब वो नहीं माना गया, नहीं माना, इंटर्नशिप नहीं माना गया, ठीक है ना? उसमें कई चीजें हैं, वो काफी लंबा एक दिन हम उस केस लॉ पे डिस्कस करते हैं कि क्यों जी नहीं जी माना गया, क्या है, क्योंकि उस 1.5-2 घंटे की डिस्कशन होगा। तो अब यहाँ पे उससे आए, डिस्कस जब की जरूरत इंडियन होती है। इंडियन बच्चे के लिए, मान लीजिए अगर इंडियन बच्चों के लिए साल में नेक्स्ट अगर लागू होता है कि साल में एक ही एग्जाम होगा, तब हम्म तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का एक दो ही अटेम्प्ट हुआ। हम्म अगर मान लीजिए, चूंकि रूल आपके पास नहीं है, फॉरेन मेडिकल हम्म ग्रेजुएट का आ गया ड्राफ्ट, लेकिन इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट का आपके पास रूल है ही नहीं। जी आप किस बिहाफ पे बोलेंगे, या मैं किस बिहाफ पे आर्गू करूंगा? ठीक है ना? एक तो ये जो आया है, तो हम लोग का जो पेरेंट्स का जा रहा है, ये जा रहा है, अगर इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट का अनलिमिटेड किया जा रहा है और फॉरेन हम्म मेडिकल ग्रेजुएट का विद इन 2 इयर्स किया जा रहा है, ये तब भी गलत। ये पॉइंट चैलेंजेबल होगा। और ये जो पॉइंट है 2 इयर्स का, ये एग्जिस्ट कोर्ट में नहीं करेगा, जी ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट में आपने जब नेक्स्ट 3 ईयर भी, नेक्स्ट जब एग्जाम, 3 अटेम्प्ट नहीं, जिस लॉजिक से 3 अटेम्प्ट को हटाया गया होगा उसी लॉजिक से, लॉजिक तो चेंज नहीं हो सकती ना कंट्री में लेकिन ओवर द सर, टाइम। लेकिन अगर इंडियन बच्चे के लिए अगर 2 इयर्स कर दिया, तब क्या करेंगे आप? तब फिर उसमें तो कौन सा कुछ नहीं कर लॉजिक सकते, लगेगा? फिर तो इंडियन ये बच्चे को भी फाइट में जुड़ना होगा। और कुछ हाँ, नहीं। फाइट करेंगे, फाइट करेंगे, चैलेंज यस करेंगे, ठीक है ना? जी। और सवाल डिस्क्रिमिनेशन है तो कि नहीं नहीं, नहीं हो सकती, लेकिन अगर हाँ साथ सबके लिए भी डिस्क्रिमिनेट करे तो उसको लेके भी फाइट करना पड़ेगा। हाँ, फाइट करेगा सर, ये अगर किसी का नेचुरल, मुझे नहीं लगता कि कभी भी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में, देखिए ये सब एग्जिट एग्जाम है, दो टाइप के एग्जाम होते हैं, एक एंट्रेंस एग्जाम, एक एग्जिट एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम में जब सिलेक्शन होती है तो आप उसको फिर भी कुछ लिमिटेशन दे सकते हैं। ये एग्जिट एग्जाम है, इसका क्या आप लिमिटेशन करेंगे यहाँ से तो? और अगर मान लीजिए 2 साल में नहीं कर पाया तो वो बच्चा क्या करेगा, सुसाइड करेगा? इसको भी तो देखिए डिस्कस करना पड़ेगा देखिए ना। मनीष जी, साउथ एशियन कंट्री में, साउथ एशियन कंट्री में, ठीक है ना, साउथ एशियन कंट्री में सबसे पहली प्रॉब्लम है, जहां मेनली जो चीजें होती हैं, जहां बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, वहां के अगर मेडिकल काउंसिल्स को आप देखेंगे, जहां पे एग्जिट और एंट्री और एग्जिट एंट्रेंस दोनों एग्जाम होता है, वहां जी पे किसी तरह के ये लिमिटेशंस नहीं लगाया गया कि 2 इयर्स, थ्री एकदम इयर्स 4 इयर्स, ठीक है ना? ये नहीं है, एकदम बांग्लादेश में भी नहीं लगाया गया है, नेपाल में नहीं भी नहीं लगा। लगाया गया है, भूटान में भी नहीं लगाया गया है, श्रीलंका में भी नहीं लगाया गया है, ठीक है ना? इवन इजिप्ट में भी नहीं लगाया गया, ठीक है? दुबई में भी नहीं लगाया गया, बहरीन में भी नहीं लगाया गया है, ओमान में भी नहीं लगाया गया, सऊदी अरेबिया में भी नहीं लगाया गया है। एज लिमिट वगैरह ठीक, देते हैं, नॉट नॉट नंबर ऑफ अटेम्प्ट या नंबर ऑफ इयर्स पे नहीं देते, नहीं, एज ये लिमिट का एज भी। एज एज लिमिट आपका मिनिमम और मैक्सिमम अब होना शुरू हो गया है। जी जी जी। लेकिन ये मतलब एग्जिट जो एग्जामिनेशन है, इसके अटेम्प्ट्स है। लिए मेरे नॉलेज में अभी तक किसी कंट्री में मैं नहीं देखा हूं कि एज लिमिट भी दिया जाए। अरे साल 10 साल अगर कोई बात बच्चा पास नहीं हो रहा है, 5 साल बच्चा नहीं पास हो रहा है, वो क्या पढ़ेगा, वो क्या पास होगा सर? वो तो है ही। क्लास वो फाइव बात है, के और बच्चे से एक क्लास और सोचने की क्लास बात है, फाइव एक और सोचने की बात है, जो हम लोग डिस्कशन करते करते नेक्स्ट एग्जाम का, गवर्नमेंट ने प्रपोज किया नेक्स्ट एग्जाम ही पीजी सिलेक्शन के भी काम आएगा।
अब कई ऐसे नेक्स्ट बच्चे टू हो ही नेक्स्ट सकते नेक्स्ट टू हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टू टू नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू। हाँ। और लेकिन लाइसेंस भी आपको कंप्लीट लाइसेंस तो नेक्स्ट टू के बाद मिल रहा है कि नेक्स्ट वन के बाद? नेक्स्ट वन के हेलो। बाद। नेक्स्ट वन नेक्स्ट के वन बाद। के बाद आपको प्रोविजनल और वो मिल जा रहा है। नेक्स्ट टू सिर्फ आपका पीजी सिलेक्शन होगा, सिर्फ नेक्स्ट टू। हाँ नेक्स्ट क्योंकि टू। नेक्स्ट टू तो थोड़ा प्रैक्टिकल मतलब एक्सपोजर का टेस्ट है, जहां तक मुझे नॉलेज है। नेक्स्ट टू जो हो रहा है, हाँ नेक्स्ट हाँ। का जो स्टेप टू हो रहा है, वो तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल सिलेबस, प्रैक्टिकल चीजों पे एग्जाम होगी, उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर। इसीलिए इसके वो लिए मैं इंटर्नशिप आपसे के बाद ले रहे हैं। भाई अभी इंटर्नशिप के कुछ बाद लेंगे क्लैरिटी तो नहीं है। देखिए, अभी इस पे कोई किसी तरह से ना एनटीए का कुछ आया है, ठीक है ना, जी न जी आपको न एनटीए का आया है, न आप में इसमें न एनबीए का आया है, ठीक है जी ना, इसमें आपका क्या बोलते हैं नेशनल जो एनएमसी आई, एनएमसी का भी नहीं आया है। जी ये सिंपल जो चीजें हैं ना, ये सिंपल चीज है, जब तक ये चीज पूरी तरीके से क्लियर नहीं आ जाता है इंडियन बच्चों के लिए क्या होगा कैसे होगा, ठीक है ना। अब आप कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी चैलेंज कर दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन जी। एक रूल्स है, रूल्स तो किसी न किसी बेस पे चलता है कि नहीं। एनएमसी भी जैसे इसीलिए तो प्रपोज किया है, क्योंकि उसको भी पता है कि कुछ लाने से पहले उनके पास भी बेस हम्म। होना चाहिए। उनके पास भी बिल्कुल इस बिल्कुल। एग्जाम के लिए तो कोई बेस नहीं, जैसे हमें नहीं पता कि भाई इंडियन बच्चों के लिए हम्म। क्या आ रहा है, मेरे ख्याल से एनएमसी को भी शायद पता नहीं, इसलिए वो ड्राफ्ट ला के चेक करिए, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं आती, वो भी किस बेस पे किसी एग्जाम को लिमिट करेगी। और ऐसी एग्जाम जो हुई ही नहीं है उसको लिमिट करना और नॉन लिमिटेड करने का मुझे नहीं लगता कोई अधिकार रखता है एनएमसी। मुझे तो बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा तो एक वेird ड्राफ्ट लगा। है, ड्राफ्ट पे जी चर्चाएं जरूर है। और देखिए ये जो एक पॉइंट है ना, प्री और पैरा क्लिनिकल का टेस्ट, यस यस यस, इसको लेकर के भी ये काफी आ रही है कि ये ऑलरेडी देखिए, जो प्रपोजल है कि नेक्स्ट एग्जाम के में 10% प्री और पैराक्लिनिकल या एनाटॉमी ये सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे, तो फिर और क्या क्वेश्चन रहेंगे? तो इसको लेके भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जब तक एग्जाम नहीं का देखिए, पैटर्न नहीं आ अगर जाता। अगर जो नेक्स्ट वन में इंडियन बच्चों के लिए अगर जी ये प्री और पैरा क्लिनिकल को ऐड किया जाता है, ठीक है ना, फाइनल ईयर एग्जामिनेशन तो कह दिया गया ना, फाइनल ईयर का जी एग्जामिनेशन विल बी नेक्स्ट, लेकिन फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, ये तो क्लियर अभी तक नहीं हुआ है। उसमें बच्चा फेल हो गया तो क्या उसका सप्लीमेंट्री लिया जाएगा, क्या एकदम सप्लीमेंट्री में बच्चा फेल हो गया फिर उसके लिए क्या ईयर बैक दिया जाएगा, क्या क्या रूल्स आएंगे, अभी ये तो क्लियर ही नहीं है ना। एकदम एकदम ये चीजें वो एकदम क्लियर एग्जाम, नहीं हो, एक साल में क्लियर हो जाएगा, ये एक साल लगेगा और क्लियर होने में। ये जब तक कुछ इंडियन बच्चे आया, जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट हैं उनके लिए जब तक कुछ नहीं आ जाता है, तब तक ये कहना इन सारी चीजों पे, जैसे प्री और हम्म, पैरा क्लिनिकल की बात पे, 2 इयर्स वाली तो देखिए, अगर इंडियन के लिए नहीं होता है 2 इयर्स, उनके लिए मैक्सिमम टाइम मिलता है, तब तो ये हम्म, बहुत ज्यादा कोर्ट में एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये चैलेंजेबल है, और ये नल एंड क्वेस्ट कोर्ट कर देगा इसको, ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है ना। दिख ही जाएगा, ये डिस्क्रिमिनेशन दिख ही ये जाएगा। ये डिस्क्रिमिनेटरी होगा तो ये कोर्ट तो कर देगा। तो ये सारी चीजें हैं। और क्या सवाल है आपका सर? मोटा मोटी यही सवाल है। तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ रही है इसके पॉइंट से, वो किस कंट्रीज में मैक्सिमम, मतलब देखिए 4 या 5 कन्फ्लिक्ट्स हैं, 4 या 5 ऐसी चीजें हमने नोटिस की है अलग अलग पॉइंट्स को डिस्कस करके, जो इम्पैक्ट दे रही है। तो जैसे कि नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट वाला है, वो हर एफएमजी इरिस्पेक्टिव ऑफ वो जिस भी कंट्री उनको इम्पैक्ट करेगा। 10 साल बिल्कुल वाला जो फैक्ट है, ये भी इरिस्पेक्टिव ऑफ हर कंट्री का उसको इम्पैक्ट करेगा। बट ग्रेजुएशन वगैरह से रिलेटेड जो ग्रेजुएशन करके जाना पड़े, वो शायद हर कंट्री को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 48 मंथ्स का जहाँ कोर्स है उस सारे कंट्री को ही इम्पैक्ट करेगा, जिसमें फिलीपींस आ जाती है, आपका कैरेबियन। बारबाडोस, कैरिबियन, पूरा वो ग्रुप आ जाता है। तो जो बच्चे अपना ड्राफ्ट लिख करके मेल कर रहे हैं एनएमसी के को, वो लास्ट के 2 पॉइंट्स के अगेंस्ट में लिख ही सकते हैं, सब कोई कॉमन लिख सकते हैं। बट जो 48 मंथ का जो कोर्स कर रहे हैं देखिए नहीं, उनको जी ड्राफ्ट के अगेंस्ट में बच्चे ट्रांसफर के लिए भी लिखेंगे। जी, लिखने वाले तो सब लिखेंगे, लेकिन हाँ देखिए जो पढ़ने वाला बैठेगा कि भाई किसी बच्चे, मान लीजिए मैं बैठा हूँ, मुझे मिला है, तो मैं चेक तो करूंगा कि बच्चा कहाँ का है। अब बच्चा कोई बिल्कुल 6 साल का कोर्स कर रहा है और बोल रहे सर 48 मंथ के खिलाफ लिख रहे हैं, तो ये इसे समझ में आ जाएगा ना कि बच्चा तो पागल है, इस बच्चे का क्या बात का मतलब। बिल्कुल खुद बिल्कुल। तुम कर रहे हो कोर्स 54 मंथ से ज्यादा का, और तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो 48 मंथ के कोर्स में हम ग्रेजुएशन करके नहीं जाएंगे। तो बात यही है, बच्चों को समझना जरूरी है कि हर वो बच्चा अगर अपना परिचय दे करके एक मेल लिखता है कि भाई हम इसके इसके खिलाफ है, तो वो हर चीज के खिलाफ और अगर होने लगेगा, तो वो एक
पैटर्न हो जाएगी, फिर लोगों को लगे, मतलब इसको भी जस्टिफिकेशन आ जाएगा, भाई ये बच्चे तो ये नहीं समझ पाते हैं तो ये क्या डॉक्टर बनेंगे, लो खत्म बात। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए ये पूरा एक्सप्लेनेशन उन सारे बच्चों के लिए कि आज तो अभी लाइव में 10-15 बच्चे जुड़े हुए हैं, ये वीडियो कम से कम 1000 बच्चे देखेंगे। हमारे चैनल में इतने सारे बच्चे पेरेंट्स आते रहते हैं, 1000 से प्लस ज्यादा ही बच्चे देखेंगे। वो भी अगर ठीक सबको है। शेयर करें कि जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं हर कंट्री के, वो ये पूरी चीज को समझे और उसके अकॉर्डिंग अपना मेल ड्राफ्ट करें। क्योंकि बिल्कुल। कई बार हो रहा है कि कंसल्टेंट बोल दिए जाते हैं कि भाई हम बच्चों को दे दें, आप इसको फॉरवर्ड कर दो एमसीआई को। चलिए कुछ बच्चे कर पाए, लेकिन मैं भी जानता हूं कि 90% कंसल्टेंट्स 90% बच्चों के साथ टच में ही नहीं रहते हैं, एडमिशन नहीं के रहते बाद हैं। गायब हो जाते हैं। बहुत कम ही कंसल्टेंट जो 3rd ईयर के बच्चे, 4th ईयर के बच्चे पास होते हैं और कंसल्टेंट को मैसेज करते हैं कि सर आज मैं पास हुआ, थैंक यू सो मच, या हम भी उनको अप्रिशिएट करते हैं, अरे तुम अच्छा नंबर लाए, हम आपको ये गिफ्ट देंगे। ये जो कंटिन्यूअस टच रहने का प्रोसेस है, बहुत कम कंसल्टेंट करते हैं, भले ही बच्चे भेजते होंगे हजारों में, लेकिन टच में इसका नहीं वजह रहते। इसका वजह क्या है? इसका वजह है कि देखिए, अगर आप किसी को कुछ भेज रहे हैं किसी कंट्री में, अगर आप उसको पूरा सच नहीं बता के भेज रहे हैं, उसको फेस करना आसान नहीं है। तो ठीक इसका है, और मतलब गलत काउंसलिंग, गलत कमिटमेंट वो होती है, वो करके तो होती बच्चों है। को भेजा इंडियन जाता है। एम्बेसी इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे अगर जाएं, इंडियन एम्बेसी ऑफ एनी कंट्री, मैं हमेशा से बताता हूँ कि किसी भी कंट्री के बारे में, मेडिकल एजुकेशन के बारे में जानना हो, उस कंट्री की इंडियन एम्बेसी वेबसाइट को अगर चेक करें तो बहुत हद तक बहुत चीजें क्लियर हो जाती है। लैंग्वेज का रिलेटेड, खर्च का रिलेटेड, पढ़ाई का ड्यूरेशन रिलेटेड, बहुत कुछ इंडियन एम्बेसी देती है। हम हमेशा गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते भाई आप कुछ नहीं बताते हो। बच्चे भी बहुत जगह चेक नहीं करते हैं, वो हमेशा चेक करते हैं कि भाई मेरा ताया का लड़का क्या बोल रहा है, मेरा दोस्त का भाई जो गया था उस वो क्या बोल रहा है, उन्हीं के बातों को ट्रस्ट करना चाहते हैं। तो अगर सच बोल के बच्चे को भेजा जाए तो ये इस बच्चे को फेस किया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं भेजा जाए तो ये काउंसलर भेजते हैं बच्चों को। अब ये काउंसलर बच्चों से कभी बात नहीं करते, वहां पर कोई लोकल आदमी रहता है या कोई भी उसी कंपनी का ही बंदा है, वो फेस करता है। और फिर वही आफ्टर सेल सर्विस वाली हो जाती है बात। सर ओके। बेचने के समय तो इंश्योरेंस बेचने के समय बहुत कमिट करते हैं, लेकिन जब क्लेम करते हैं तब पता चलती। तब जीरो रहता है रिजल्ट। एग्जैक्टली, इंश्योरेंस तो वाली ही ये कहानी है चीजें इसमें। तो ये चीजें हम्म। होती है, तो इसलिए वैसे बच्चे जो कंसल्टेंट को फेस नहीं कर पा रहे, और ऐसे कंसल्टेंट जो बच्चों को फेस भी नहीं कर पा रहे, वो ये वीडियो भी देख करके बच्चों को अवेयर करके बच्चों को प्रॉपर तरीके से मेल करना एक आइडिया हो सकता है। ये वीडियो देख करके बच्चे अपना आवाज उठा सकते हैं पॉइंट्स को समझ करके। यही मेरा मेन मुद्दा था, क्योंकि आपस में हम लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं, हम एसोसिएशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत डिस्कस कर रहे हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, कोई इस कंट्री को करता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है। बट इन जनरल बच्चों को समझाने के लिए कोई ढंग की वीडियो नहीं आ रही थी। बच्चों को बस बता दिया जा रहा है हम लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, आप भी मेल कर दो, हम आपको फॉर्मेट दे रहे हैं, इसको आप फॉरवर्ड कर दो, नहीं, सबका नाम कभी नंबर। एक पता है आपको, जी, आ, एक ही फॉर्मेट का एक ही कंटेंट कट पेस्ट करके आप 2 लाख मेल कर दीजिए, वो मेल नंबर्स में काउंट एक ही होगा। वही 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 बात है ना। और बच्चे जब अपने दिल से मेल लिखेंगे ना, उस मेल का एक वैल्यू होता है, क्योंकि कई बार जहां तक हम नहीं सोच पाते, बच्चे सोच पाते हैं। ऐसा हम हमेशा नहीं सोच सकते देखिए कि वो हम क्यों नहीं, जैसा वो बोले क्यों उससे सोच दूसरा पाते कुछ नहीं हैं? सोचता। देखिए क्यों सोच पाते हैं कि जो भी बच्चा जिस कंट्री में पढ़ाई कर रहा है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, तो मैं डैम श्योर हूं कि वो कंसल्टेंट से जो कंसल्टेंट उसको भेजा है पहली दफा, उससे वो सच्चा नॉलेज रखता 1000% ज्यादा नॉलेज रखता है। है, ठीक एकदम है ना? एकदम सही बात है जी। तो वो जितने अच्छे से अपनी कंडीशंस को, अपनी सिचुएशंस को, उस कॉलेज, उस कंट्री के रूल्स को जितने अच्छे से ड्राफ्ट करके मेल भेज सकता है, उतना एक कंसल्टेंट नहीं भेज सकता है। एकदम तो यही बहुत यही कम हमारा मोटो था, बहुत कम जिसको कंसल्टेंट है जो किसी कंट्री के टॉप टू बॉटम के रूल्स रेगुलेशन जान के वहां बच्चों को भेज रहे हैं। नहीं जानते हैं। अरे देखिए, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट का रूल पता नहीं है बहुतों को। आईएमसी का आज तक अभी तक रूल नहीं पढ़ा गया है। कितने कंसल्टेंट जी, जो एनएमसी बिल को पढ़े हैं भाई? नहीं पढ़े हैं, बहुत कम, बहुत कम। मतलब देखिए बात क्या है, एजुकेशन कंसल्टेंट बनने के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना है, नहीं, लॉयर बनने ये के लिए सवाल जब एलएलबी बिल करना आया, है। नहीं नहीं, ये बिल मजेदार चीज ये है कि बिल आया, बिल में तो बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है। बिल को पढ़िए आप, बिल का सेक्शन 15 पढ़िए, जो एग्जिट एग्जामिनेशन को कॉमन
मतलब बता फाइनल रहा सर। एग्जाम को एग्जिट एज ए कॉमन एग्जाम बता रहा है, वो दोनों के लिए लागू होगा, लिखा हुआ है। फिर नीचे लिख दिया है भाई कि एकदम। कंपिटेंट अथॉरिटी इस पे लॉ बना सकता है, चेंजेस कर सकता है। उसमें फिर लिखा हुआ है कि हम डिग्री रिकॉग्नाइज डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, काउंसिल के पास राइट है। एनएमसी बिल जी में क्या जी। नहीं लिखा गया है? उसमें ये लिखा सब गया कुछ है लिखा कि हुआ है। कभी भी हम लिस्ट को हर चीज हटा वो सकते हैं, कभी हम संविधान है, वो लिस्ट को मेडिकल पब्लिश कर एजुकेशन सकते का हैं। संविधान है वो मेडिकल एजुकेशन का संविधान बनाया हाँ, गया, जैसे हमारी एक संविधान बनाई गई है, वो मेडिकल बिल्कुल। एजुकेशन का संविधान बना दिया गया है, तो उसको पढ़ना किस बहुत कंट्री जरूरी का है डिग्री? बच्चों को भी। वो जानबूझ के, इतना तो वो था नहीं कि जानबूझ के इंडियन एम्बेसी शब्द वर्ड जो 2011 में जोड़ा गया था आईएमसी एक्ट जी में, कि किसी भी कंट्री के कॉलेज को अगर एमसीआई में लिस्ट करवानी है तो थ्रो इंडियन एम्बेसी आना चाहिए। एक चैनल इंडियन एम्बेसी को बनाया गया था। उस ड्राफ्ट जी। को देखते हुए, उस अमेंडमेंट को देखते हुए, नेशनल मेडिकल कमीशन ने इंडियन एम्बेसी को क्यों हटा दिया? उस वर्ड को ही क्यों हटा दिया? कुछ तो उसके ये अपने पास रीजन राइट है। क्यों ले लिया? भाई 2011 से पहले इंडियन एम्बेसी नहीं था ना। हम्म। 2011 के पहले तो इंडियन एम्बेसी को राइट नहीं दिया गया था। उसके तो बाद दिया इंडियन गया, फिर एम्बेसी ले लिया। इंडियन एम्बेसी के शब्द को क्यों हटाया गया कि इंडियन एम्बेसी थ्रू प्रॉपर चैनल मत आइए आप? ये सब जो था, सॉरी, थ्रू प्रॉपर चैनल आइए, ये सारी चीजें हटाई गई हम्म ना। तो एनएमसी में हम्म। 4-5 ही सेक्शन बात करता है फॉरेन एफएमजी के लिए। 33 है, 37 है, 38 है मेरे ख्याल से। 4 सेक्शन में पूरी कंप्लीट हो जाता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का। और वो 4 सेक्शन इतने अपने आप में स्ट्रांग है, इतने पावरफुल है, इतने उसमें पावर लेके बैठा हुआ है एनएमसी, उसको पढ़ना चाहिए। ये अपोज तो बिल आते समय होना चाहिए। बिल आते समय तो कोई फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट या कोई भी फॉरेन मेडिकल अब्रॉड कंसल्टेंट ने आवाज तक नहीं उठाई है। मैं अभी भी बोलता हूं उस कि समय उस सेक्शन को उस समय कितने लोग पढ़े हैं। उस समय कोई समझा भी नहीं, बहुत लोग सोचे भाई इससे क्या फर्क पड़ता है, अभी ड्राफ्ट में क्या है, टू द पॉइंट आ गई है, मतलब अभी भी बात है ना, सरल भाषा में लोग समझना चाहते हैं। अब ये सरल भाषा भी बच्चों तक और सरल पहुंच सके, वही हमारा टारगेट था इस पूरे नहीं, यही बच्चों से ये वेबिनार कहना है कि अगर आप में। स्पेलिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 को पढ़ेंगे, 80% चीजें वहीं से आई है। बाद में धीरे धीरे लॉ बनता है, समाज में जरूरत आवश्यकताओं के अनुसार हमेशा उसमें चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं। कोर्ट है आपके सामने। अगर ये ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट में बहुत सारे सुझाव जा रहे हैं, बहुत सारे सजेशंस जा रहे हैं। इसके जी बावजूद एनएमसी को जो जो चीज लगेगा कि भाई नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, स्टूडेंट के अगेंस्ट है, ठीक है, ड्राफ्ट जब भी आता है तो ड्राफ्ट में कुछ एक्स्ट्रा चीज लिखी जा रहती है निगोशिएशन लेवल के लिए। तो इन सारी चीजों पर भी बातचीत बाकी, हाँ, लेकिन आपका जो अपना कंसर्न है, जो आपकी अपनी जिस कंट्री में आप पढ़ रहे हैं, जिस एमबीबीएस के जिस ईयर में है, आप वहां से जरूर ईमेल कीजिए, जरूर उनको टैग कीजिए, ट्वीट कीजिए, जो भी आपको आसान लगता है उसको कीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए। क्योंकि आपकी जी। आवाज जब तक नहीं आएगी तब तक चीजें बदलती नहीं है। अभी कोविड एकदम। है, फिजिकली प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है, तो बेहतर जी ये जी। है कि हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू, और सोशल मीडिया पे ध्यान रखिए, सोशल मीडिया पे आज सबको मैं एक चेतावनी भी दे दूं कि आज सुप्रीम जी, आज कोर्ट नया का सुप्रीम डिसीजन कोर्ट का आया रूल है आया है। कि कोई भी चीज अब शेयर करने से पहले या कोई भी कॉपी पेस्ट करने से पहले उन चीजों को आप वेरीफाइड कर लें, अदरवाइज आपको आप भी आईपीसी के आंसरेबल होंगे। सेक्शन के और साइबर एक्ट के तहत आपको जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको जी ध्यान, अभी अभी हाल ही में, अभी 3 घंटे पहले, 3 घंटे नहीं, 2 घंटे पहले डिसीजन आया जी सुप्रीम जी कोर्ट का। जी। वही अभी कोविड को तो लेके काफी सारे आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही आप है, तो अपनी ये सब चीजों को अपनी लेके। चीजों को ध्यान से लिखिए, आप लोग लिखिए, आप सक्षम हैं। और एमबीबीएस थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में बच्चे हैं, आप देश को सर्व करने आ रहे हैं, इतने नोबेल जी प्रोफेशन में हैं। तो आप अपनी राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आपके अगेंस्ट जो कुछ आ रहा है उसको कैसे उसका प्रोटेस्ट करना है, दोनों चीज आप जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं, मनीष जी से बेहतर जी। जानते हैं। उसको एकदम कंटिन्यू एकदम रखिए। सही बात है। मैं हमेशा मानता हूँ कि जिन बच्चों को हमने भेजा है थर्ड फोर्थ ईयर में आके, वो एटलीस्ट उस कंट्री के बारे में हमसे बेटर इसलिए भी जानते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हमने तो एक इंटरनेशनल बच्चे को भेजा, इंटरनेशनल दुनिया देखें। ये बच्चे लोकल बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, जो लोकल बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, उनका पढ़ने का बैकग्राउंड, उनको जो पूरा पढ़ने का तरीका है, ये सब कई जगह पर। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। मनीष जी, अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आपकी आवाज पॉज हो गई है। हाँ हेलो। हाँ
आवाज आ रही है? हाँ जी। अभी आ रही है? हाँ, अभी ठीक है। हाँ तो वही बता रहा था कि बच्चे जब लोकल बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोकल सब चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इनके लिए ज़्यादा नॉलेज अवेयरनेस है। ये अवेयरनेस वो अगर यूज़ करें कि भई लोकल बच्चों के लिए भी तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन है और उसके बेसिस पे उनको पूरा नॉलेज मिलता है। तो इनके लिए ये चीज़ ड्राफ्ट करना, इवन अपने लोकल फ्रेंड्स को यू लेकर के बैठ सकते हैं ड्राफ्ट को कि भाई हमारे कंट्री में ऐसा ड्राफ्ट कर दिया है, आप कुछ सजेस्ट करो कि भाई आपके कंट्री के पर्सपेक्टिव। तो ये सब डिस्कशन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा और अच्छा चीजें लिख सकते हैं। और बाकी बच्चों जो ऑनलाइन है या जो पेरेंट्स ऑनलाइन है उनको और भी अगर कुछ मदद चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में करिए, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। आप इस वीडियो को जो बाद में जुड़ रहे हैं, आधा देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखिए। हो सकता है बहुत ही लेंदी लगे, बट ये आपके करियर की 1.5 घंटे, ये 1.5 घंटे की वीडियो आपके बिल्कुल करियर बिल्कुल। के माइलस्टोन, मतलब ये डिटेल्स। एंड ऑफ आपका जो कोर्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एनएमसी के रूल आए, फ्यूचर में भी कई रूल आएंगे। अगर आज आप पहली बार ये सब चीजें फेस कर रहे हैं, बच्चे या पेरेंट, ये सब फेस करना सीखिए, ताकि फ्यूचर में एज ए डॉक्टर भी आप जब होते हैं, बनते हैं, उस समय भी कुछ रूल्स आपके खिलाफ आए तो उसको आप प्रोटेस्ट करना सीख सके। ये शायद उनके लिए भी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म मिल जाए। क्योंकि नहीं, ये आपको लग रहा है कि आपके अगेंस्ट रूल्स है। रूल्स हमेशा, देखिए रूल्स क्यों बनता है, क्यों अगेंस्ट लगने लगता है। रूल्स की प्लानिंग सोसाइटी में जो घटनाएं घट रही हैं उसको देखते हुए बनाया जाता है। लेकिन जब तक वो रूल्स बनता है, इम्प्लीमेंट होता है, तब तक सोसाइटी की जो घटनाएं रहती हैं वो घटनाएं दूसरी रूप ले लेती है, वो घटनाएं एकदम बदल गई एकदम रहती हैं। बदल चुकी हमारे रहती देश है। में जो रूल्स फेल्योर होता है और बार बार रूल्स बनाने पड़ते हैं, इसके पीछे यही वजह है कि हम 1 साल पहले की सिचुएशन पे रूल बनाने चले हैं, लेकिन 1 साल में चीजें और बदल गई है। तो बच्चों से या पेरेंट्स से कि भाई आप किसी भी चीज को पढ़िए, आप अपनी कैरियर को डिसाइड करने में कंसल्टेंट जरूर मिलिए, बात कीजिए, बहुत सारे लोगों से बात कीजिए। आप भी पढ़ना से आंख बंद करके ब्लाइंडली किसी पे भरोसा मत कीजिए। कैरियर की सवाल है, आपके परिवार की एक एक पैसे की कमाई की सवाल होती है। और उन बच्चों एकदम से मेरा खासकर रिक्वेस्ट है कि वो एकदम पैनिक ना हो जो अभी 2021 सेशन तक एडमिशन ले चुके हैं। ये उनके रूल लिए 2000 अगर इम्प्लीमेंट होता है तो ये रूल 2021-22 सेशन से इम्प्लीमेंट हो सकता है, अगर हुआ तो। अगर मुझे हुआ तो लगता नहीं 21 के लिए भी होगा, 22 के बाद ही होगा। 22 जब भी 21 तक भी होता है मुझे उस चांस सेशन के, है। जब भी होगा उस सेशन के बाद होगा। लेकिन इतना जी। भी पैनिक, जो बच्चे प्लान कर रहे हैं अब्रॉड के लिए, इतना पैनिक नहीं हो। इनसे उनके फ्यूचर पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बहुत सारे ना हम चीज लोग इसमें पढ़ने बदलाव होंगे, देंगे। बहुत सारे चीजें इसमें चेंजेस होंगे, बहुत सारे कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन इसके अगेंस्ट है, प्रेसिडेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं। तो और डेफिनेटली इंडिया के भी बड़े-बड़े डॉक्टर्स भी इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी न्यूज़ वगैरह में आ गई कि भाई जो इंडिया के पास आपके इतने अगेंस्ट डॉक्टर्स हैं। हैं, पूरी दुनिया, आपको मैं बच्चों को बता दूं, अभी तक प्रोटेस्ट के तौर पे तकरीबन मुझे लगता है 30,000 प्लस ईमेल्स या ट्विटर्स या उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आपके सारी बातें जा रही हैं। और गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट ब्लाइंड होती नहीं है, आपकी बातों को जरूर सुनी जाती है। और सुननी कोर्ट पड़ती का है। या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक रूल होता है कि एक इनोसेंस के बचाने के लिए कम से कम 100 क्रिमिनल्स को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ना छोड़ा पड़े तो जाता है, छोड़ो। लेकिन एक इनोसेंस को बचाया जाता है। तो आप इनोसेंस हो, आपकी राइट्स हमेशा प्रोटेक्ट होगी और प्रोटेक्ट रहेगी। तो आप एकदम जी। परेशान ना हो। चलिए, तो काफ़ी लंबा डिस्कशन रहा और होपफुली काफ़ी फ्रूटफुल रहे ये डिस्कशन बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए। इवन बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो नए तरीके से इस बिज़नेस में घुस रहे हैं, उनको इतने आइडिया नहीं है, तो उनको भी मेरे ख्याल से एक वीडियो काफ़ी हेल्प किया रहेगा। सो थैंक यू सो मच दीपेन जी अपना समय देने के लिए, और आशा करेंगे इस थैंक टाइप यू। के और भी लीगल मैटर्स पे हम लोग और वीडियोस करें, क्योंकि लीगल बिल्कुल ओपिनियन बिल्कुल बिल्कुल। आप समझा पाएंगे। जैसे 2002 का आप बता रहे हैं कि रशिया और उसका जो एसोसिएशन का एक्ट है, इस पे हम लोग एक वीडियो बहुत जल्दी करेंगे। भले ही हो सकता है कि ये सब की समझने की बहुत बच्चों को जरूरत नहीं हो, लेकिन अगर समझ के रखेंगे तो आप वो जो कोर्स कर रहे हैं और फ्यूचर में अब्रॉड जा रहे हैं, हिस्ट्री हमेशा आपको वो चीजें सिखाती है ताकि आप उस गलतियों को ना रिपीट कर पाए। तो हिस्ट्री का पढ़ना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए लीगल नहीं मैटर्स को मनीष जी, पढ़ने से आपको वो मैं बताता हूँ, जी जब मैं एलएलबी कर रहा था तो जी। फर्स्ट फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ओके। तो वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, वो हम लोग 3 साल के एलएलबी कर लिए, समझ में नहीं आया। तो प्रोफेसर से हम पूछते थे हम लोग कि सर ये क्या है, क्या सब्जेक्ट है, क्यों पढ़ें इसको, तो कुछ समझ में नहीं आता है। वो बोले कि इसको समझने से अभी समझ में आएगा ही नहीं आएगा तुमको। मैं जितना लेक्चर दे रहा हूं सुन लो, लिख लो, और एग्जामिनेशन के लिए रट के लिख दो।
ये जब तुम एलएलएम में जाओगे या जब तुम कोर्ट प्रैक्टिस में जाओगे, तब इस सब्जेक्ट की क्या खासियत, अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, तब तुमको समझ में आएगा। और एग्जैक्टली जब मैं एलएलएम में गया, जब प्रैक्टिस में लोगों ने गया, तो उनकी एक एक चीजें समझ में आ गई कि शब्द का इंटरप्रिटेशन कैसे होता है कोर्ट में। जी जी जी, तो प्रैक्टिकल और बच्चे, थ्योरी में जो डिफरेंस सही तो है। आप एक अभी जो डॉक्टर्स हैं, बच्चे डॉक्टर्स एनाटॉमी आप पढ़ रहे हैं, उसके उनको जब रियल प्रैक्टिकल में नहीं जब करेंगे, एकदम एकदम उसका जब रियल प्रैक्टिकल में नहीं पेशेंट देखेंगे करेंगे समझ तो में आएगा थ्योरेटिकल लेके क्या करेंगे। इसलिए आप जब भी एकदम। कॉलेज चुनिए, कंट्री चूज कीजिए, अच्छे कॉलेज चूज कीजिए। कम पैसे के चक्कर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस, कैरियर ऑप्शंस हैं, उसको अरे पढ़िए। अरे कम पैसे में कुछ ऑप्शन है नहीं, ये हिडन है। बहुत सारे, सबको पता है कि कॉलेज की फीस दुनिया कम के हर करके कहीं और पे पैसा दुनिया के खर्च हो हर जाता है। व्यक्ति डॉक्टर्स ही नहीं बनता है। आप अपने पेरेंट्स की इकोनॉमी को, फाइनेंशियल स्टेटस को देखिए, और उन झूठ चीजों से दूर रहिए जहां पे ये प्रमोट किया जाता है कि 13 लाख में, 12 लाख में, 14 लाख 15 में, लाख में 15 लाख में हो जाएगा। आप ये समझदार हैं, सब इंडिया में अच्छे कॉलेज से +2 भी आज के डेट में 12 लाख में नहीं होता है। तो इन सब यस चीजों यस। को ध्यान दीजिए, और ये जब ड्राफ्ट को आकाश लेके एकदम इंस्टीट्यूट बेफिक्र जैसे रहिए। कोचिंग वगैरह 3-3 लाख रुपए लेते हैं एक साल पढ़ाने के, अगर आकाश जैसे कोचिंग 3 टीचर टॉप 3 टीचर या 4 टीचर को पढ़ाते हैं और 2.5 से 3 लाख रुपए फीस लेते हैं एक साल की, अब उसको 5 से गुना करिए तो वो आ जाता है 12-13 लाख। तो आप मानिए मेडिकल पढ़ने के लिए कम से कम 80 से 90 आपको फुल टाइम फैकल्टी होने चाहिए। आप बिल्कुल। 3 टीचर वाली दुनिया में आप जब पढ़ते हो तब भी आपका 12 लाख का खर्चा है। 15 लाख दे करके आपको कहाँ फैकल्टी मिल सकती है, और बिना फैकल्टी को आप फीस कहाँ से आप देंगे, मतलब कैसे, उसके सैलरी नहीं मिलेगी तो आपको मिलेगा क्या। नहीं, वही बता रहे हैं मनीष जी कि ड्राफ्ट आपके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं रहेगा, आपका जो काम है कीजिए। लेकिन आगे जो बच्चे फ्यूचर में अपना कोई भी कैरियर, कोई भी कोर्स, कोई भी डिसाइड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो सिर्फ कंसल्टेंट या काउंसलर की बातों पे पूरी तरीके से एकदम भरोसा ना करें। इन चीजों पे भरोसा नहीं करें कि आपके गांव के बगल में मेरे कोई अंकल रहते हैं, कोई ताऊ रहते एकदम हैं। जो बच्चे जो बच्चे आपको कर रहा है, उनसे सारी चीज आप पता कीजिए, जिसमें जो ड्राफ्ट में लिखा गया, सिलेबस को पता कीजिए, करिकुलम पता कीजिए, क्लिनिकल एक्सपोजर है कि नहीं ये पता कीजिए। सारी चीजें, आपको जो बेसिक चीजें उनको पता कीजिए, फिर जाइए। और जो पुराने बच्चे हैं, एकदम पैनिक ना हो, आराम से अपनी पढ़ाई करें और अच्छे डॉक्टर्स बने। आपकी बहुत जरूरी है, भारत को भी है, जी पूरी दुनिया को भी है। आप आए, एकदम। आप सभी को ऑल दी बेस्ट। और मनीष जी, चलिए आपने बुलाया, समय दिया, इसके लिए बहुत चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं और फिर एक नया प्रोग्राम जरूर करते हैं। थैंक यू बिल्कुल सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। सो बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चे अभी भी लाइव जुड़े हैं और पूरा प्रोग्राम को देखा, और जो भी फ्यूचर में इस प्रोग्राम को देखेंगे आप सबको बताएंगे कि इस टाइप के प्रोग्राम के अगर आपको अच्छा लगा, इस टाइप के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, एस्पायरिंग लाइफ को चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम कोशिश करेंगे एक्सपर्ट जो भी अब जिस फील्ड के एक्सपर्ट है, क्योंकि अभी लीगल ओपिनियन से रिलेटेड बात हो रही थी तो हमने लीगल एक्सपर्ट से बात करके ड्राफ्ट को समझा। फ्यूचर में भी अगर मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस या कुछ आते हैं उस सबको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट आप सबको ध्यान रखना है कि प्रॉपर नॉलेज के साथ ही कभी भी किसी कंट्री का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वरना ये छोटे छोटे लीगल मैटर्स जो मैं आज आप सबके सामने ओपनली लाया और फिर एक्सपर्ट से बैठ करके उनका इंटरप्रिटेशन आपके सामने मैं दिखाया, तो ये सब चीजें क्यों जरूरी है। आपके भविष्य के लिए ये सारे रूल्स बनते हैं। आप सिर्फ बैठ करके रिसीविंग एंड में नहीं हो सकते, आपको भी समझना बहुत जरूरी है। और समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो एस्पायरिंग लाइफ आपके साथ हमेशा है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और जब भी कोई इशू मेल करें, हम हमारे काउंसलर, हमारी टीम हमेशा आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार है। सो थैंक यू सो मच। ख्याल रखें अपना और कोविड से बचे रहें। थैंक यू।